रीबर्थ ऑफ डेविल सेओ, एपिसोड 3। अमृता। अवनी की छोटी बहन अवनी को परेशान करती हुई ये गाना साउंड बॉक्स पर ऑन किए खुद भी उसके रिदम के साथ चिल्ला चिल्ला कर गाए जा रही थी। और अवनी खड़ी हुई उसे लगातार घूरे जा रही थी। वहीं उसकी साड़ी उसकी माँ सही कर रही थी। माँ, आप इसे शांत करती हैं या नहीं? अगर हम आए ना तो छोड़ेंगे नहीं इसे, अवनी झुंझलाहट में अपनी माँ से शिकायत करने लगी। लेकिन अमृता ने उसे नाक सिकोड़ कर जीभ निकाल चिढ़ाया। और आगे आए, दीद को तेरी तर से आँखियां, दिल की लगी बनी दिल लगियां। ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना। ओह हो, क्यों परेशान कर रही हो? बस भी करो, वरना अब मैं तुम्हें पीटूंगी। अवनी की माँ ने अमृता को आंखें दिखाकर डांटा तो अमृता का मुंह बन गया। साउंड सिस्टम ऑफ करते हुए वो बड़बड़ाए, मम्मा, आप सच में मुझे खरीद कर ही लाए थे? हर बार आप सिर्फ अपनी लाडली बेटी की साइड लेते हो, सच में। अमृता का फूला हुआ मुंह देख उनकी माँ ने लाचारी में सिर हिलाया और बोली, हाँ हाँ, अगर मुझे खरीद कर ही औलाद लानी होती तो तुम जैसी लेकर आती। अवनी अपनी माँ की बात पर खिलखिला उठी। वहीं उसकी माँ पूजा की तैयारियां करने जाती हुई बोली, अच्छा अब चलो अवनी, आओ, आकर पहले पूजा कर लो, फिर चांद देख लेना। और दामाद जी को कहा ना तुमने आने को, वो आ तो रहे हैं ना। अब तक हंसती हुई अवनी की हंसी अपनी माँ की बात पर एकदम से गायब हो गई। एक बार बात कर लो, इतना वक्त हो गया। वो बस अपनी माँ को जाता हुआ देखती रह गई। तभी अमृता उछलती हुई उसके पास आए और उसे जोर से हिलाते हुए बोली, ए दीदी, सच सच बताओ, मम्मा ने मुझे गोद लिया था ना? हाँ हाँ हाँ। अवनी होश में आई, उसने फौरन अपने आप को संभाला और अमृता के सिर पर मारते हुए बोली, नहीं माँ, तुम्हें गोद नहीं लेकर आई थी। असल में तो तुम माँ को एक टॉयलेट रूम के बाहर मिली थी। तरस खाकर वो तुम्हें यहाँ ले आई, समझी? यही असली सच्चाई है। अवनी जल्दी से अपनी बात पूरी कर अपनी माँ के पीछे भागी। अमृता अपने पैर पटकती हुई चिल्लाए, यू, तुम ना आने दो जीजू को, फिर देखो तुम्हारे कैसी शिकायत करती हूँ। अवनी का घर ज्यादा बड़ा नहीं था। लाजमी वो अपनी माँ के पास पहुँचते हुए अमृता की बात सुन चुकी थी। अब उससे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। सबको सिर के आने की इतनी उम्मीदें लगाते देख अब अवनी को रोना आने लगा। माँ, हम अभी आते हैं, उसने अपनी माँ से कहा और अपने कमरे की ओर बढ़ी। अरे लेकिन अब पूजा का समय हो गया है अवनी, कहाँ जा रही हो? बस 5 मिनट माँ, हम आए अभी, अवनी ने अपनी माँ को जवाब दिया। इस पर उसकी माँ बोली, अच्छा ठीक है। खुराना पैलेस। इनायत विश के पीछे छुपकर खड़ी थी, ताकि अक्ष उसे सबके सामने कुछ ना करे। उसे ये बात अच्छे से मालूम थी कि जब तक वो सबके बीच रहेंगी तब तक अक्ष उसे कुछ भी नहीं कहेगा। पर वो आगे का सोचकर काफी ज्यादा डरी हुई थी। ऊपर से अक्ष भी उसे जब से आया था तब से घूरे जा रहा था। उसकी नजरें लाजमी बेहद बेरहम और बेदर्दी से भरी हुई थी। सभी पति आज के दिन अपनी अपनी पत्नियों को मोहब्बत और प्यार से निहारते हैं, लेकिन अक्ष और इनायत के बीच ऐसा कुछ भी नहीं था, सिवाय गुस्से के। अक्ष ने इनायत को नजर भर के देखा तक नहीं था, जो कि इनायत समझ रही थी। और उसे इस बात का काफी ज्यादा दुख भी था। पर वो ये कहती भी तो किससे? अपने पति अक्ष से, जिसके सामने उसके डर की वजह से सिवाय पसीने कुछ भी नहीं निकलता था। वो चुपचाप अपने दिल में टीस लिए सिर झुकाए खड़ी रही। यार अब चलो भी पूजा शुरू करो। वैसे भी आज चांद अपने नखरे दिखाने वाला है और ऊपर से आप सब भी यही कर रहे हो, प्लीज पूजा तो कर लीजिए। शानू, जिससे भूख बर्दाश्त करना बेहद मुश्किल था, उसने अपना पेट दबाते हुए कहा। सिद्धि जी मुस्कुराए और बोली, हाँ। फिर सभी साथ में पूजा पर बैठे। पूजा में सभी मौजूद थे। आहार्य ने अक्ष के गुस्से को देख उसे समझाते हुए उसके कान में कहा, अक्ष, इनायत के साथ कुछ मत करना, वो ये सब तुम्हारे लिए ही कर रही हैं। वो चाहती थी ये करना, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो प्लीज तुम उसे हट करने की सोचना भी मत। हैमम। आहार्य ने जैसे ही इनायत की तबीयत के बारे में जिक्र किया, अक्ष की लाल आंखें सीधा उस पर जाकर टिकी। अचानक आहार्य को एहसास हुआ उसने शायद वो कह दिया जो उसने नहीं कहना था। वो एक्चुअली। अक्ष की आंखें पल पल लाल होती जा रही थी। आहार्य ने उसे अंदर के शैतान को जागते देख कहा, अक्ष प्लीज काम डाउन। हाँ, उसे फीवर आ गया था, बट नाउ शी इज फाइन। अक्ष ने अपनी मुठ्ठियां कस ली और एक बार फिर अपनी अंगारों से भी बेहद गर्म निगाहों को इनायत पर डाली। पूजा खत्म होते ही सभी खड़े हुए। कुछ रिवाजों को पूरा करने के बाद सभी गार्डन में चले आए, क्योंकि बाकी चांद देखने की सारी तैयारियां बाहर ही की गई थी। अचानक अक्ष ने आगे बढ़ती इनायत की कलाई पकड़ अपने करीब खींचा और उसे वहीं हॉल में रोक लिया। इनायत का गला सूखकर कांटा हो गया था।
अब अक्ष का ऐसे उसे रोकना उसके डर को हवा दे गया। अक्ष इनायत को खींचकर वहां खाली कॉरिडोर में लाया। उसे वॉल से टिकाकर अक्ष खुद उसके ऊपर झुकता हुआ बोला, हु डिड यू आस्क बिफोर ऑब्जर्विंग द फास्ट बेबी गर्ल। इनायत की आंखों से आंसू का एक कतरा फिसल कर उसके गालों पर आया। गुस्से में अक्ष की सांसें फूलने लगी। उसने तेजी से इनायत के बगल में वॉल पर अपना पंच मारा। उसकी इस हरकत पर इनायत काम कर सिसकने लगी। त्रिजल, ये क्या हरकत है बेटा? क्यों बेवजह की जिद पर अड़े हो तुम? क्या मिल जाएगा ये सब करके? इन सब से सिर्फ तुम अपने आप को तकलीफ दे रहे हो। मिसेज राजपूत त्रिजल के कमरे की हालत को देख बोली। पूरा कमरा बिखरा पड़ा था। और ये तब से ऐसा था जब से उसे इनायत और अक्ष की शादी की खबर मिली थी। चारों तरफ बिखरा सामान, टूटा कांच, एंटीक पीस और ना जाने क्या क्या। डिम लाइट की रोशनी में त्रिजल अपने कंप्यूटर स्क्रीन के सामने किसी जिंदा लाश की तरह बैठा हुआ था। ये ऐसी हालत उसकी जिंदगी में पहली बार हुआ था। लाल आंखें और आंखों के नीचे बना काला धब्बा जाहिर कर रहा था कि वो कितनी रातों से नहीं सोया था। बढ़ी हुई दाढ़ी, शर्टलेस बदन और एक हाथ में शराब की बोतल। वो बस एकटक अपने कंप्यूटर को घूर रहा था। उसने शायद अपनी माँ की बातें भी नहीं सुनी थी। मिसेज राजपूत अंदर आई। त्रिजल बच्चा, तुम मेरी बातें सुन भी रहे हो? त्रिजल, अचानक पीछे दरवाजे से मिसेज राजपूत की गुस्से भरी आवाज आई। उन्होंने अंदर आते हुए गुस्से में कहा, बस बहुत हुआ तुम्हारा ये तमाशा। दूध पीते बच्चे नहीं हो तुम। अब मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें शादी की इतनी जल्दी क्यों थी। क्यों तुम इतने उतावले हुए जा रहे थे? मालूम था ना तुम्हें ये सब कुछ। फिर भी तुमने अपनी जिद दिखाए। मिसेज राजपूत अचानक पलटी। उन्होंने मिस्टर राजपूत को हैरानी देख सवाल किया, क्या कह रहे हैं आप? और आप मेरे बच्चे पर चिल्लाना बंद कीजिए। पहले ही मेरा बच्चा कितना परेशान है, ऊपर से आप, तुम्हारा बेटा अपनी वजह से परेशान है। पूछो अपने बच्चे से कि क्या ये नहीं जानता था कि अद्रांश की बेटी उस लड़के से प्यार करती थी। मिस्टर राजपूता काफी ज्यादा गुस्से में भर चुके थे। उन्होंने गुस्से में गुर्राते हुए आगे कहा, सब कुछ पता था इसे, फिर भी उसने मुझसे जिद की। शक तो मुझे पहले ही था पर अफसोस मैं समझ नहीं पाया। त्रिजल, अगर तुमने कल तक अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया तो याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल उन्होंने आगे आकर मिसेज राजपूत का हाथ पकड़ा और उन्हें खींचते हुए वहां से बाहर ले जाने लगे। उन्होंने बाहर निकलते ही दरवाजा तेजी से बंद किया। उनके जाने के कुछ देर तक कमरा दरवाजे की गूंज से गूंजता रहा। फिर अगले ही पल त्रिजल अपनी जगह से खड़ा होता हुआ अपने हाथ में पकड़ी ड्रिंक को पीता हुआ अपने कमरे से अटैच स्टडी में आया। वहां उसने टेबल की ड्रॉ से कुछ फोटो निकाली जो लाजमी इनायत की थी। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, ना जाने कितनी सारी। त्रिजल कुछ पल उन सभी फोटोज को निहारता रहा और अचानक उन्हें हवा में उड़ता हुआ अपने बाहें फैलाए खड़ा हुआ उसने अपना चेहरा ऊपर किया और एक सनक भरी आवाज में चीखा, अक्ष खुराना। एक एक फोटोज उसके चेहरे और उसके ऊपर गिरने लगी। मना किया था तुम्हें, लेकिन तुमने फिर भी वही किया जो मैं नहीं चाहता। अक्ष की आवाज अपने कानों में किसी गर्म लोहे की तरह पिघलती हुई इतने करीब से महसूस कर इनायत ने अक्ष के कपड़े को कसकर अपनी मुट्ठियों में भींच लिया। अक्ष के जबड़े कसने लगे। वो पागल होता जा रहा था। इसे इस बात से फर्क नहीं पड़ा था कि इनायत ने उसकी बात नहीं मानी थी, बल्कि फर्क इस बात से बड़ा था कि इनायत ने अपनी तबीयत खराब की। मना किया था ना? उसने दोबारा बेरहमी भरी आवाज में पूछा। इनायत ने अपनी मुट्ठियां और काकर बंद की और आंखों को भींच लिया। वो कांपने लगी थी। अचानक वहां आहार्य आया। अक्ष। इनायत फौरन अक्ष के पीछे छुप गई। उसने आगे से अब भी अक्ष के कॉलर को अपनी मुट्ठी में बांधा हुआ था और अपना सिर उसकी पीठ से टिका कर रोए जा रही थी। अक्ष ने लंबी लंबी सांसें लेकर आंखें बंद की। आहार्य ने उसे इतने गुस्से में देख लाचारी में सिर हिलाया। बाहर आ जाओ, चांद निकल आया है। बस इतना बोल आहार्य वापस चला गया। अक्ष ने इनायत की कलाई पकड़ी और उसे खींचता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। अचानक इनायत का पैर उसकी साड़ी में उलझा और वो हल्की आवाज के साथ गिरने को हुई, लेकिन अक्ष ने उसे फौरन संभाल कर अपनी गोद में उठा लिया और बाहर आया। सबने एक साथ लाइन बनाकर पूजा शुरू की। चांद देखते वक्त इनायत को एक बार फिर अपने बदन में झंझनाहट महसूस होने लगी, पर वो अपने आप को कंट्रोल करती रही। कमजोरी की वजह से उसके पांव कांप रहे थे। अब उसे अंदर से बेचैनी महसूस होने लगी। उसने थोड़ी तेज सांसें लेनी शुरू की। उसके पीछे खड़ा अक्ष उसकी हालत देख देख किसी हैवान के जैसा बनता जा रहा था। इनायत उसकी ओर पलटी। उसकी हिम्मत खत्म होती जा रही थी। उसने जैसे तैसे विधियां पूरी की और आखिर में उसने अक्ष को चलनी में देखने के लिए जैसे ही चलनी आगे की उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो अपना सुध बुध खोकर बस वहीं गिरी। ओह
हो दी क्या है, एक जगह खड़ी नहीं रह सकती क्या, क्यों बार बार अपने हाथ हिला रही हूँ। एक भी फोटोज अच्छी नहीं आई, अमृता गुस्से में अवनी को डांटते हुए बोली। और अवनी ना जाने कैसे उसकी जबान पर तला लग चुका था। अमृता बोली, जीजू आप प्लीज दी को पीछे से हक करके उनके साथ चलनी में चांद को देखिए। अमृता ने सिड को पोज बताया तो सिड ने सिर हिलाते हुए उसे फॉलो किया। उसे इन सब में बिल्कुल भी झिझक महसूस नहीं हो रही थी। उसने बिल्कुल अमृता का सजेस्ट किया हुआ पोज दिया। इस पर अमृता ने जल्दी से फोटो क्लिक की और फोटो चेक करते हुए बोली, आह जीजू अगर मैं आपकी वाइफ को जान से मार डालूं या यहीं से धक्का दे दूं तो चलेगा क्या। सिड अवनी को छोड़ते हुए बोला, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। अमृता अपना माथा पीटते हुए बोली, ये देखिए कितनी गंदी फोटोज आई हैं, सब इसकी वजह से। और सिड को सारी फोटोज दिखाई। अवनी ने गुर्रा कर अमृता को घूरा। उनकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा ठीक है ना, बाद में कर लेना ये सब, अब जल्दी से पहले अवनी पानी ले। दामाद जी आप अवनी को पहले पानी फिर ये मिठाई खिला दीजिए। सिड ने सिर हिलाया और बिल्कुल वैसे ही किया। अवनी बस सिड को घूर रही थी। कुछ देर बाद सभी एक साथ डिनर पर बैठे। सिड और अमृता काफी फ्रेंडली होकर बातें कर रहे थे और अवनी उन्हें ऐसे देख हद से ज्यादा चिढ़ी हुई थी। उसने मुंह बनाते हुए अपने आप में कहा, मुझसे बातें करने में तो इन्हें मौत आती है और इसके साथ देखो कैसे बातें कर रहे हैं। हंसी तो जा ही नहीं रही इन्हें होठों से। अवनी बेटा क्या सोच रही हो, दामाद जी को ये सब परोसना शुरू करो। अवनी अपनी माँ की आवाज से होश में आए और फटाफट खड़ी होती हुई बोली, जी माँ। सिड अवनी को फूल इग्नोर कर रहा था। अवनी ये सब अच्छे से समझ रही थी। वैसे तो उसे इन सब की आदत पड़ चुकी थी, लेकिन फिर भी सिड जिस तरह से इस समय उसके भाई बहन और पापा से खुशी खुशी एक दामाद की तरह बातें कर रहा था, उससे उसे बेहद बुरा लग रहा था। क्या सच में एक वही थी जिससे वो इतनी ज्यादा नफरत करता था? अगर हाँ तो फिर वो यहाँ आया ही क्यों? कई सारे सवालों के साथ अवनी भी डिनर के लिए सबके साथ बैठ गई। सिड ने भी सबके साथ खाना शुरू किया। अवनी की माँ ने परेशान होते हुए सिड से पूछा, दामाद जी खाना अच्छा तो बना है ना, कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है ना? सिड ने बाइट खत्म करते हुए जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि सब परफेक्ट बना है, डिलिशियस। ये सुनते ही उन्हें राहत की सांस आई। तभी अमृता फौरन बोली, जीजू आपको नहीं पता मम्मा आपके रिव्यू के लिए कितना परेशान थी। वो जब से किचन में गए थी तब से बस परेशान होकर एक ही बात बोले जा रही थी, कैसा बनेगा, पसंद आएगा कि नहीं, ये वो हजार बातें आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, मेरे तो कान पक गए। उफ अम्मू, बहुत बोलने लगी हो आजकल, चुपचाप खाना खाओ। अमृता को उसकी माँ ने आंखें दिखाते हुए डांटा। अमृता मुंह बनाकर बैठ गई और फिर उन्होंने सिड से बोली, माफ करिएगा, ये बहुत बोलती हैं। इट्स ओके आंटी, कोई तो है जिसके साथ मजा आया, वरना तो। सिड अपनी बात पूरी करता उससे पगले ही अमृता बोली, वरना तो अवनी दी इतनी बोरिंग है कि आप भी मेरी तरह बातें करके खुद ही अपनी बातें सुन के खुद ही शांत हो जाते होंगे, है ना जीजू? सिड ने अमृता के जवाब के बदले अवनी की तरफ शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपनी गर्दन मोड़ी। उसकी इस हरकत पर अवनी की आंखें सिकुड़ गईं। इनायत के बेड पर सिरहाने से टेक लगाकर एकटक अपने सामने पड़े डिनर प्लेट को देख रही थी। इस समय उसने अपने आप को अपने लहंगे की झल्लीदार चुन्नी से पूरी तरह लपेट रखा था। बाल कुछ ढीले हो चुके थे। छोटी सी चपटी नाक जो सर्दी और रोने से लाल हो चुकी थी, उसमें उस हालात में वो बेहद क्यूट और नाजुक सी लग रही थी। पलकें भी अभी तक भीग कर भारी हुई थी। फिलहाल उसने अपने सारे भारी भरकम गहने उतार दिए थे। बस हाथों में चूड़ा पहना हुआ था जो उसकी नाजुक पतली सी कलाई में भरी हुई बेहद खूबसूरत लग रही थी। लेकिन उसका चेहरा कुछ उतरा हुआ था। उसकी नजरें अपने आप बालकनी की ओर गई, जो खाली थी। कुछ पल खूब सोचने के बाद इनायत ने अपने ऊपर से ब्लैंकेट हटाया और आहिस्ता आहिस्ता अपने लहंगे को संभाले बालकनी की ओर बढ़ी। दरवाजे पर आते ही उसे दूर कोने के पास अपनी ओर पीट करके खड़ा अक्ष नजर आया। सामने से उड़ता हुआ धुआं, जो जाहिर कर रहा था कि वो उस वक्त स्मोक कर रहा था। इनायत की पायलों ने शोर किया, पर फिर भी उस शोर पर अक्ष ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। धीरे धीरे इनायत आगे बढ़कर अक्ष के पीछे आकर चुपचाप खड़ी हुई। अक्ष अब भी अपने काम में बिजी रहा। सच में इनायत को अपने ऊपर रोना आ रहा था। कितनी डरपोक थी वो कि वो अपने पति को मनाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही थी। उसे अपने आप को दो थप्पड़ मारने का दिल कर रहा था। एकदम से उसकी नजर फर्श पर गई, जहां उसके कदमों के सामने एक नहीं दो नहीं बल्कि लगभग एक पूरी पैकेट सिगरेट की फैली हुई थी, जिन्हें शायद अक्ष ने स्मोक कर खत्म किया था। उसकी आंखें फैल गईं।
उसने अक्ष को देखा जिसने एक नई सिगरेट अपने होठों के बीच दबाई हुई थी। वो फौरन आगे आए और उसने एकदम से अक्ष के होठों से सिगरेट को खींचकर नीचे फेंक दिया। उसकी इस हरकत पर अक्ष का चेहरा गुस्से से तमतमा गया। उसने अब देखा ना ताव और झटके से इनायत के बाजुओं को पकड़ अपनी ओर खींचा। तुम, अक्ष कुछ कहता कहता रुका। इनायत सहम चुकी थी। अंदर जाओ, अक्ष ने बेहद गुस्से में अपनी ऊंची आवाज दबाई। उसने एकदम से इनायत को छोड़ दिया। उसकी इस हद से इनायत उसे हैरानी से देखा जो इस वक्त उससे मुंह मोड़े खड़ा था। अक्ष ने फिर से सिगरेट निकाली तो इनायत ने एक बार फिर हिम्मत कर उसके हाथ को पकड़ उसके सामने आते हुए उसे बेहद मासूमियत से देखा। इस बार अक्ष अपने आक्रोश पर और अधिक काबू नहीं कर सका। उसने फौरन इनायत के गले को पकड़ पीछे की तरफ धकेला और दीवार से सटाकर दबाते हुए गुस्से में उसके नजदीक आया। क्यों मेरे हाथों मरना चाहती हो? जिंदगी प्यारी नहीं तुम्हें? अक्ष की आवाज बेहद डरावनी थी। नाजुक सी इनायत उसके डर से बदहवास होकर कांपने लगी। उसने मुश्किल से बोलने की कोशिश की। ये अच्छी चीज नहीं है। अक्ष ने इनायत और बुरी तरह वॉल में धंसाते हुए अपने दांतों को भींचा। तुम्हें बड़ी फिक्र है मेरी हम्मम। इनायत का चेहरा बिल्कुल ऊपर उठ गया। उसका चेहरा बिल्कुल लाल पड़ चुका था और गर्दन अक्ष के हाथों में कसी हुई थी। वो उसके सवाल के आगे निशब्द थी। अक्ष ने कुछ पल बेहद बेरहमी से इनायत को घूरा और अगले ही पल उसने इनायत के होठों पर अपने होठों को थामकर जोड़ लिया। दीवार से चिपकी हुई नाजुक सी इनायत अब अक्ष के भारी शरीर को अपने ऊपर लादे हुए उसके होठों का जोर अपने होठों पर महसूस करने लगी थी। इनायत और अक्ष के पैरों से लगकर बालकनी में रखे प्लांट टूटने लगे। अक्ष इस कदर हावी होकर उसके होठों को चूम रहा था जैसे उसके होठों को कच्चा काट खाएगा। उसके हल्के ढीले हो चुके बालों में अक्ष ने अपनी उंगलियों को डाल झटके से बिखेर दिया। अक्ष को इतने गुस्से में भाप इनायत की जान अटक सी गई। एकदम से अक्ष ने इनायत के होठों को छोड़ अब भी हल्का जोड़े गहरी गर्म सांस छोड़ते हुए कहा, बेबी गर्ल, आई वांना फू अंडरस्कोर सीके यू राइट नाउ। इनायत को अपने पूरे बदन में एक चिंगारी सी सुलगती हुई महसूस होने लगी। अक्ष के लफ्जों को सुन वो अपने इस वक्त के जज्बात शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। हजारों लाखों तितलियां अपने अंदर मंडराती हुई महसूस होने लगी। तो वही अक्ष बेतहाशा इबादत के होठों के लम्स को अपने होठों से उतारे जा रहा था। अक्ष के बदन से दबी इनायत अपनी सांसों के लिए मशक्कत करने लगी। लेकिन अक्ष जैसे उसे फिलहाल छोड़ने के मूड में नहीं था। उसके हाथ इबादत के बदन पर किसी सांप की तरह रेंग रहे थे। उसके हाथ इबादत की कमर से होते हुए पीछे की ओर के संगीन हिस्सों का एहसास कर रहे थे। इनायत उसकी छुअन से सिकुड़ती हुई किसी छुई मुई के पत्ते की तरह उनके सीने में बेकदर सिमटती जा रही थी। पल पल उसे अपनी सांसें रुकती हुई महसूस होने लगी थी। एकदम से इनायत ने अपना चेहरा मोड़ लिया। जैसे ही ताज़ा सांस उसके सीने में समाई मानो उसकी जान में जान बसी। वो तेजी से सांस भरने लगी। अक्ष की इस किस ने उसके पसीने छुड़ा दिए थे। इनायत को ऐसा लगने लगा था जैसे अगर एक सेकंड और वो अक्ष को चूमने देती तो शायद अक्ष उसकी सारी सांसों को सोख जाता। अभी कुछ सेकंड्स ही हुए थे कि अक्ष ने झटके से एक बार फिर इनायत को अपने करीब खींच लिया। आह! उसने एकदम से इनायत के हाथों को पकड़ उसके पीछे मोड़ वॉल में पुश किया और फिर बालों को अपनी मुट्ठियों में भरकर इनायत के मासूम लाल बेदाग चेहरे को ऊपर की ओर उठाया। इनायत की आह सुनने के बावजूद अक्ष की आंखों में कोई रहम नहीं उतरी। डोंट योर डरे गो अगेंस्ट माई वर्ड्स। अक्ष की आवाज लाजमी बेहद भारी और कर्कश हो चुकी थी। उसके लहजे में धमकी साफ झलक रही थी जिसे समझने में इनायत को पल भर का समय नहीं लगा। अक्ष ने झुककर इनायत को अपनी गोद में उठाया और कमरे में लेकर आया। इनायत अपने आप को संभाल भी नहीं पाई थी कि तभी अक्ष ने इनायत को मुंह के बल बिस्तर पर गिराया। इनायत को ऐसा लगा जैसे उसका दिल उछलकर उसके मुंह में आ गया हो। उसने पलटने की कोशिश की लेकिन अगले ही पल अक्ष ने उसके हाथों को ऊपर की तरफ बिस्तर में धंसाया और खुद उसके ऊपर आता हुआ उसे बेहद सेडिक्टिव नजरों से निहारने लगा। उसके सख्त हाथों ने इनायत के बदन पर लिपटी चुन्नी को खींचकर पीछे की ओर फेंका। अब अक्ष के सामने इनायत की गोरी कमर बेहिसाब चमक रही थी। अक्ष ने अपनी हथेली उसके शार्प और परफेक्ट फिगर वाले कमर पर रख सहलाना शुरू किया और खुद भी उसके ऊपर झुकने लगा। असल में जब से उनकी शादी हुई थी तब से अक्ष ने इनायत के साथ करीबियां नहीं बढ़ाई थी। उसका बड़ा रीजन ये था क्योंकि इनायत इस वक्त बेहद कमजोर थी। मिजाज नासाज होने की वजह से अक्ष ये खुद समझ रहा था कि इनायत उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और ना ही अक्ष एक बार आगे बढ़ने के बाद पीछे कदम खींच पाएगा। इसलिए उसने इनायत को रिकवर होने के लिए फिलहाल उससे दूरी बनाई हुई थी। लेकिन आज उसका गुस्सा एक बार फिर उस पर हावी होकर इनायत तो यूं दर्द देने के लिए उतर आया था।
असल में ये बात अब तक किसी को भी नहीं पता थी, और अक्ष को भी ये बात इनायत की वजह से ही मालूम हुई थी। उसका बार बार इनायत से जुड़ी चीजों पर इतना रिएक्ट करना, पलक झपकते उसके लिए किसी का खून करने पर उतर आना, और इसने अगर इनायत हो तो उसे भी अपने गुस्से के आगे हॉर्म कर देना, इन सब पर अक्ष काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका था। आहार्य के बैचलर पार्टी के बाद जब इनायत अक्ष को इग्नोर करके गई थी, और शादी वाली रात जब अक्ष ने गुस्से में इनायत के साथ मेकआउट करने की कोशिश की थी, उसके अगले दिन अक्ष डॉक्टर से मिला था, जो एशिया का सबसे बड़ा डॉक्टर था, जिसकी एक टाइम की फीस लगभग करोड़ों में थी। अक्ष जब उनसे मिला तब उन्होंने ने अक्ष को ये बताया कि उसे आईईडी डिसऑर्डर है। आईईडी यानी इंटरमिटेंट एक्सप्लोसिव डिसऑर्डर। इस डिसऑर्डर में इंसान अपनी मेंटल टेम्पर को बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पाता था, जिसके लिए वो बेहद संजीदा हो। अगर बात इस पर आए तो वो बिना सोचे समझे कैसा कदम उठाएगा, सोच पाना बेहद मुश्किल था, फिर चाहे वो इंसान के लिए हो या किसी चीज के लिए। और वो इंसान उस वक्त ना चाहे तो उस संजीदा व्यक्ति या चीज को भी हार्म कर सकता था। जाहिर था अक्ष ने ये बात अब तक किसी को नहीं बताई थी। अक्ष इनायत की कमर पर अपने हाथ को फेरता हुआ ऊपर की ओर बढ़ा, और अगले ही पल उसने इनायत के जी अंडरस्कोर से लिपटे ब्लाउज को खोलने लगा। अक्ष का ऐसा बर्ताव देख इनायत का दिल घबराहट से भर गया, लेकिन अक्ष ने इनायत का ब्लाउज निकाल कर फ्लोर पर फेंका और उसके बालों को एक तरफ कर उसके गर्दन के करीब अपनी गर्म सांसें छोड़ता हुआ झुकने लगा। उसका एक हाथ अपने शर्ट के बटन खोलने में लगे हुए थे। दूसरी तरफ, आप हमें इग्नोर क्यों कर रहे हैं? अवनी ने अब एकदम से थक हार कर अपनी दबी हुई आवाज में सिड से पूछा, और साथ ही उसके हाथों से तकिया भी छीन लिया। सिड ने उसे घूर कर देखा और गुर्राते हुए अपनी एक आईब्रोच रेंज कर बोला, क्योंकि मुझे तुमसे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। सिड की ये बात अवनी को सीधा दिल पर लगी। उसने चिढ़कर पूछा, हाँ तो ठीक है, हमें भी आपसे बातें करने का कोई शौक नहीं चढ़ा। ओह रियली? लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा, सिड ने अचानक बीच में टोकते हुए कहा। अवनी की भौहें सिकुड़ गई। उसने गुस्से में अपना मुंह फुलाए हुआ था, जिसमें वो कुछ मोटी लग रही थी। सिड ने उसे ऐसे देख फौरन कहा, वैसे तुम अपनी मॉम के घर आकर कुछ ज्यादा खाने लगी हो, नहीं? कुछ ज्यादा भरी भरी लग रही हो। उसकी ये बात सुन अवनी की आंखें अचानक बड़ी हो गई। उसने तकिया छोड़ अपने आप को देखा और फिर अपनी कमर छूते हुए संजीदगी से बोली, नहीं तो हम कहाँ मोटे हुए हैं। सिड ने लड़कियों की सबसे बड़ी कमजोरी पकड़ी। असल में वो जानता था लड़कियों को कैसे ट्रीट करते हैं। अब उसके पास दो बहनें और एक भाभी जो थी। उसने फौरन कहा, नहीं बिल्कुल नहीं, तुम खुद देखो, तुम पहले से मोटी हो चुकी हो। अवनी का चेहरा इस वक्त ऐसा बन चुका था जैसे किसी फेलाए बच्चे का। उसने एक पल सिड को देखा जो बेहद सीरियस होकर उससे बातें कर रहा था। उसे संजीदा देख अवनी को उसकी बातें सच लगने लगी। उसने जल्दी से जाकर अपने आप को मिरर के आगे नचा नचा कर हर एंगल से देखा, और फिर मासूमियत से रुआसी आवाज में बोली, नहीं तो हम कहाँ मोटे हुए हैं, वैसे ही तो हैं। सिड अपनी जगह से सीधा खड़ा हुआ और उसके पास आता हुआ बोला, रुको, तुम्हें ऐसे समझ नहीं आएगा, एक काम करो। ये बोल वो अवनी के सामने आया। अवनी उसे सवालिया नजरों से देखने लगी। सिड ने अवनी के कंधे को पकड़ उसका चेहरा सामने की ओर घुमाया और फिर पीछे से उसकी कमर को अपने हाथों में भरता हुआ बताने लगा, देखो देखो, पहले तुम्हारी कमर इतने से में आती थी, लेकिन अभी इतना ज्यादा। तुम मानो या ना मानो, लेकिन तुम सच में मोटी हो चुकी हो। अवनी फौरन सिड से अलग होकर उसकी ओर पलटी और झुंझलाहट में बोली, नहीं हम नहीं हुए मोटे, आपकी आंखें खराब हैं। हम पहले के जैसे ही हैं, आप सही से नहीं देख रहे। वो दोनों अपनी बातों में इतना खोए हुए थे कि उन्हें मालूम ही नहीं था कि वो पल में एक दूसरे के बिल्कुल करीब तो अगले ही पल बच्चों की तरह नोक-झोंक करने लगे थे। सिड ने अवनी का मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा, अच्छा तुम्हें ऐसा लगता है तो फिर ठीक है, अभी दूध कर दूध और पानी का पानी हो जाता है। तुम एक काम करो, अभी अपनी ये कुर्ती निकलो और देखो, डैम शो तुम्हें सबूत मिल जाएगा। उसने तुम्हें अंदाजा नहीं लग रहा। अवनी ने सिड की बातें बस बेख्याली में सुनी। सिड की भी समझ नहीं आया उसने असल में अभी अभी क्या बकवास बात कही थी। अवनी ने बस जल्दबाजी में इतना कहा, हाँ ठीक, अभी हम आपको साबित करके दिखाते हैं कि हम मोटे नहीं हुए। कहते हुए उसने अपनी कुर्ती निकालने के लिए हाथ नीचे किए कि अचानक वो रुकी। उसकी आंखें फैल गई। वो जोर से अपने सीने पर हाथ रख पीछे कूदी और सिड पर चिल्लाते हुए बोली, कितने बेहुदा इंसान हैं आप। सिड की भी एहसास हो चुका था, पर उसने अपने चेहरे पर ऐसा कुछ ना जाता कर फौरन अनजान बनते हुए अवनी से कहा, क्या क्या कहा तुमने? मैंने कैसे बेहुदा इंसान हुआ? अवनी शीशे से चिपक कर खड़ी हुई और बोली, आप अभी अभी हमसे क्या करवा रहे थे?
शर्म नहीं आती आपको? क्या करवा रहा था मैं? सिड ने बेहद अनजान बनकर पूछा। अवनी पर चिढ़ने लगी। उसने झुंझलाहट में जवाब दिया, अब आप ऐसे मत जताइए जैसे आपको कुछ मालूम ही ना हो। सिड बेड की ओर आया और पसर कर लेटता हुआ बोला, ओके, माना मैंने तुमसे कपड़े निकालने को कहा तो ये मेरा हक है, मैं जो चाहूं देख सकता हूँ। What problem do you have with this? जैसे ही अवनी ने सिड की बात सुनी वो एकदम से निशब्द होकर सदमे में चली गई। उसने अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ कि उसके सामने जो आदमी बैठा था वो इतना ज्यादा बेशर्म और घटिया हो सकता था। क्या उसने ये सब कहते हुए एक बार भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई थी? तभी अचानक दरवाजा बजा। दी क्या हुआ, आप इतना चिल्ला क्यों रही हैं? सिड ने दरवाजे की ओर देखा, फिर अवनी की ओर, और अगले ही पल उसके होठों पर बेहद शैतानी मुस्कुराहट खिल गई। उसने शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए दरवाजे पर मौजूद अमृता से कहा, अमृता बेबी, एक्चुअली आज तुम्हारी दी ऐसे ही चिल्लाने वाली है, उन्हें उनका सरप्राइज गिफ्ट जो मिला है। दरवाजे पर खड़ी अमृता की आंखें बड़ी हो गई और अगले पल उसने शर्माते हुए अपना मुंह अपने हाथों में समेटते हुए कहा, हो जीजू, आप ऐसी बातें मत कीजिए। वेल आई एम सॉरी, मैंने आपको डिस्टर्ब किया। आप कंटिन्यू रखिए कि प्रॉब्लम नहीं है। हम गुड नाइट जीजू। अमृता की आवाज में शरारत और शर्म साफ झलक रही थी। सिड के होठों पर मौजूद शैतानी मुस्कुराहट अब भी बरकरार थी। उसने अमृता को कोई जवाब नहीं दिया। वहीं कोने में खड़ी अवनी पूरी तरह सदमे में खड़ी, कभी दरवाजे तो कभी सिड को देखती। अचानक उसने अपने आप को संभाला और सिड से बोली, ये क्या किया आपने? कितने बेकार इंसान हैं आप, क्या कहा आपने? आपको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती क्या? सिड एकदम से खड़ा हुआ और उसके करीब बढ़ता हुआ बेहद रोमानी अंदाज में बोला, मैंने क्या कुछ गलत कहा? मुझे नहीं लगता मैंने कुछ गलत कहा। वैसे भी मुझे करने में शर्म नहीं आएगी तो कहने में कैसी शर्म करूं? शिखा रामनारायण, एक्चुअली आपके क्वेश्चन का आंसर मिला मुझे, बट मैंने चेक नहीं किया। सुरु की डेथ तब हुई थी जब सिड का जन्म हुआ और सीरत को सुरु की डेथ का पता चला तो वो उसी हालत में बिना बताए चली गई थी। तब उसकी डेथ हुई और फिर दक्ष तुरंत बाद आया इंडिया, देन वहां विश से मुलाकात और फिर अक्ष का जन्म। यार मैंने वहां किस लॉजिक से लिखा समझ नहीं आया, बट मैं उसे ठीक कर दूंगी। ये क्या कर रहे हैं आप? अचानक से अवनी ने अपने बगल में ब्लैंकेट के अंदर आते सिड के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए कहा। सिड उसकी हरकत पर गुर्राता हुआ बोला, तुम्हें क्या लगता है क्या करने की कोशिश कर रहा हूं मैं? वो जरा सा उसके ऊपर झुका। अवनी को सिड का बर्ताव हद से कहीं ज्यादा बदला बदला लग रहा था। उसने फौरन अपने आप को कवर करते हुए सिड से कहा, आपको सोना है तो आप जाकर वहां सोइए। ये बोलकर अवनी ने जमीन पर लगे बिस्तर की तरफ इशारा किया। सिड ने भी उसकी उंगली के डायरेक्शन में देखा और जमीन पर लगे बिस्तर को देख उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने फौरन चिढ़ते हुए पूछा, मैं वहां सोऊं? अवनी ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला दिया। सिड के होठों पर तंज भरी हंसी आ खिली। रियली, आर यू किडिंग मी? क्या तुम्हें लगता है मैं वहां सोऊंगा? अवनी झटके से सीधी हुई। बेशक आपको वहां जाना पड़ेगा। आप अपने घर में हमें सोफे पर सोने के लिए मजबूर करते हैं और हम सोए भी हैं। तो अब ये हमारा घर है, हमारा कमरा है। ओह, सो बेसिकली तुम मुझे धमका रही हो? सिड और अधिक सरक कर अवनी के करीब आया। अवनी एकदम से बेड हेड रेस्ट से चिपक गई। आप बार बार हमारे नजदीक क्यों आ रहे हैं? दूर रहकर बात कीजिए ना। अवनी ने अपने बीच ब्लैंकेट को समेटकर दीवार बनाई। उसे अपनी करीबी से इतना खौफजदा हुआ देख सिड के अंदर का इवल साइड मानो खुशी से बाहर आने को था। वो उसके और ज्यादा करीब हुआ। क्यों? क्या कभी तुमने सुना है एक हस्बैंड अपनी वाइफ से दूरी बना कर रहता है? नहीं ना। तो फिर तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकती हो ये? सिड की बातें अवनी के लिए किसी सदमे से कम नहीं थी। हे देवी माँ, इन्हें हो क्या गया है? ये बार बार ऐसी अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? इन्हें कुछ हुआ है क्या? अवनी अपने आप में ख्यालों में बातें किए जा रही थी। उसने फौरन सिड को जवाब दिया, लेकिन हमारे बीच एक नॉर्मल पति पत्नी जैसा कुछ नहीं है। ना आप हमें अपनी पत्नी मानते हैं और ना इस शादी को सच, तो इन सब बातों का कोई सटीक मतलब नहीं बनता। एक पल के लिए सिड बिल्कुल स्पीचलेस होकर अवनी की खाली आंखों में देखने लगा। लाजमी अवनी की आंखों में एक कतरा फीलिंग्स नहीं थी। सिड ने कुछ सोचकर पूछा, ओह, तो क्या तुम मुझे ये बात क्लियर कर सकती हो कि अगर हम नॉर्मल पति पत्नी नहीं तो फिर तुमने ये व्रत क्यों और किसके लिए रखा था? अगले ही पल अवनी की आंखें बेचैनी से भर गई। उसने सिड से नजरें चुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि हम नहीं चाहते हमारे किसी भी परेशानी को हमारे घर वाले जाने, इसलिए हमें व्रत रखना पड़ा। सिड के होठों पर तंज कसी मुस्कुराहट फैल गई।
उसने झटके से अवनी के गर्दन को पीछे से पकड़ अपने सामने किया और बेहद अजीब अंदाज में उसकी आंखों में झांका। लेकिन तुम चाहती तो भी ये व्रत नहीं रखती, पर तुमने ऐसा नहीं किया। सिर के ऐसे पकड़ने से गलती से अवनी का बाल सिर के हाथ से दबा, जिससे अवनी के चेहरे पर हल्के दर्द का एहसास झलका, पर उसने उसे नजरअंदाज कर सिर को जवाब दिया, हाँ, हमने किया, क्योंकि हम व्रत रखना चाहते थे। हमने ये नहीं कहा कि हम इस शादी को या आपको अपना पति नहीं मानते। ये बोल अब अवनी ने सिर का हाथ हटाया और बेड से नीचे आते हुए बोली, अगर आपको बेड पर सोना है तो आप शौक से सो सकते हैं। अवनी जमीन पर लगाए अपने बिस्तर पर चली आई। सिड को कोई गुस्सा कोई नाराजगी महसूस नहीं हुई। उल्टा कुछ रुक कर उसने कुछ सोचा और जल्दी से अवनी के पास आया। उसने अवनी के साथ वापस ब्लैंकेट में आते हुए कहा, मुझे अकेले सोने में डर लगता है, इसलिए मैं भी यही सोऊंगा। अवनी उसका ये बेतुका स्टेटमेंट सुनकर चिढ़कर उसकी ओर पलटी और झट से उठकर बैठी उसे घूरने लगी। क्या हुआ? सिड उसे ऐसे घूरता हुआ देख बोला। अवनी ने मुंह बनाए जवाब दिया, क्या आप हमें बेवकूफ समझते हैं? ये सुनकर सिड सीधा होकर बैठा और पीछे से अपने बालों में उंगलियां फेरता हुआ बड़बड़ाया, नहीं, बेवकूफ तो मैं खुद लग रहा हूँ। क्या? अवनी उसके हिलते होठों को देख फौरन बोली। सिड ने सिर उठाकर अवनी को देखा और अपनी आईब्रोज रेज की। क्या? अवनी बोली, आपने अभी अभी कुछ कहा? कुछ नहीं कहा, सिड ने सपाट लहजे में बेझिझक जवाब दिया और अवनी को खींचकर अपने साइड सुलाता हुआ बोला, चुपचाप सो जाओ। अवनी झटके से वापस सीधी होकर बैठी। हमें नहीं सोना, सिड एक बार फिर शरारत करने के मूड में आए तिरछी मुस्कुराहट के साथ बोला, ओ, तो बताओ क्या करना चाहती हो? हमें कुछ नहीं करना, आप बस अपनी जगह पर जाकर सो जाए और हमें हमारी जगह पर। अवनी को जवाब में सिड ने लेटते हुए कहा, दैट्स इम्पॉसिबल, सोना तो तुम्हें मेरे साथ पड़ेगा, वरना मैं अभी जाकर तुम्हारे मॉम डैड को बता दूंगा। अवनी की आंखें फैल गई। उसने हैरानी और गुस्से में पूछा, क्या? क्या बता देंगे आप? सब कुछ। सिड बेपरवाही से अवनी को धमकी दे रहा था। अवनी का मुंह बन गया। उसने अफसोस में लाचारी से अपना सिर झुकाया और चुपचाप वहीं पर अपने ऊपर ब्लैंकेट डाल लेट गई। ये देख सिड ने उसे टीज किया, गुड गर्ल। अवनी ने गुस्से में अपना मुंह फुलाकर भौहें सिकोड़ ली, पर पलटकर ना सिड को जवाब दिया और ना ही देखा। दूसरी ओर खुराना पैलेस में मेडिसिन्स लो। अक्ष ने रौबदारी से ब्लैंकेट में छोटी सी भींगी खरगोश की तरह अपने आप को लपेटे इनायत के आगे मेडिसिन्स किए। इनायत ने नजरें उठाकर अक्ष को देखा, जो इमोशनलेस उसे घूरे जा रहा था। आगे अक्ष का मूड और नासाज होता उससे पहले ही इनायत ने अच्छी बच्ची के जैसे एक एक कर सारी मेडिसिन्स ली। अक्ष ने ग्लास टेबल कर रखा, लाइट्स ऑफ की और खुद वॉशरूम की ओर बढ़ गया। इनायत ने अंधेरे में ही चमकते अपने लहंगे और ब्लाउज के सितारों को देखा। उसका मुंह बन गया। उसने एक बार भी अपनी तारीफ नहीं सुनी थी। पर अचानक इनायत के माइंड में एक बात खली। उसने वॉशरूम के बंद दरवाजे को अंधेरे में देखने की कोशिश की। अक्ष अचानक आगे बढ़ने से पहले ही उससे दूर क्यों हो जाता था? क्या उसे वो इतना इरिटेट करती थी, या फिर गुस्सा दिलाती थी, या फिर वो अक्ष को पसंद नहीं आती थी? क्या था जो अक्ष को आगे बढ़ता हुआ पीछे खींच देता था? कई सारे सवालों को लिए इनायत अक्ष के इंतजार में बेड रेस्ट के सहारे होकर बैठ गई। अक्ष चेंज करके काफी कंफर्टेबल कपड़ों में बाहर आया और आते इनायत के बगल में आकर लेट गया। उसने इनायत को अपनी बाहों में भी नहीं लिया और आंखों पर अपना बाजू रख लेट गया। इतनी देर से इनायत जो उसका इंतजार कर रही थी, उसे ऐसे देख इनायत ने उसके पास खसक कर जल्दी से ब्लैंकेट का एक कोना खींचकर अक्ष के ऊपर डाला। ये होते ही अक्ष के जबड़े और मुट्ठियां कस गई। इनायत की नजर अक्ष के आधे नजर आते चेहरे पर ही ठहरी हुई थी। उसने चुपचाप आकर अक्ष के सीने पर अपना रखा और खुद ही उसे कसकर पकड़ लेट गई। उसका बदन एक पल के लिए सिहरा, पर वो अक्ष को और नाराज नहीं करना चाहती थी। धीरे से उसने अपने होठों को खोल कुछ कहने की कोशिश की। वहीं अक्ष खामोशी से लेटा रहा। लाख कोशिश के बावजूद भी जब इनायत से कुछ नहीं कहा गया तो उसने वापस हमेशा की तरह खामोशी का पर्दा लगाकर अपनी आंखों को बंद कर बस अक्ष की धड़कनों को सुनना ही चुना। इधर सिड ने झांक कर देखा तो अब तक अवनी जान रही थी, शायद कुछ सोच रही थी, जिसने उसकी नींदों को उड़ाता हुआ था। सिड ने सीधा होकर अवनी की पीठ को देखना शुरू किया। अगली सुबह अक्ष जो सारी रात नहीं सो पाया था, वो इस वक्त इनायत को काफी पैशनेटली निहारे जा रहा था। उसकी आंखों में अब कोई गुस्सा कोई नाराजगी नहीं थी। इनायत अब आधी उसके नीचे सीधी होकर गहरी नींद में सोई थी। चेहरे पर हल्के बालों को छूते हुए अक्ष ने आहिस्ता से उसके हाथ को अपनी उंगलियों से थामा और अंगूठे से उसकी फ्रिजिलिटी को छूकर महसूस करता अक्ष बस इनायत की कोमलता में खोया हुआ था।
उसने धीरे से इनायत की सारी उंगलियों को एक एक कर चूमा। आई एम सॉरी बेबी गर्ल, उसने बेहद धीमी आवाज में कहा जिसे शायद ही इनायत सुन सकती थी। आई डोंट वांना हर्ट यू, बट यू डू व्हाट आई कांट टॉलरेट। ये बोलकर कुछ पल के लिए अक्ष बिल्कुल खामोश से इनायत की बंद पलकों को निहारा। ना जाने क्या हुआ, अक्ष ने इनायत के ऊपर होकर उसके सूखे होठों को अपने होठों के बीच गिरफ्तार कर शिद्दत से बेहद मोहब्बत से चूमना शुरू किया। अक्ष के होठों को महसूस कर इनायत की आंखें खुलने लगी। नींद में ही इनायत ने अपने हाथों को अक्ष के सीने पर रख मुड़ने की कोशिश की, लेकिन अक्ष ने उसे अपना एहसास दिलाने के लिए धीरे से उसके चेहरे को थाम लिया। इनायत ने पलकें खोली ही थी कि अक्ष ने थोड़ा सा रुककर थोड़ी भारी सांस में कहा, मॉर्निंग बेबी गर्ल, और फिर से उसके होठों को चूमने लगा। लाजमी अक्ष इस वक्त बेहद मोहब्बत में भरा हुआ था। अभी अभी सोकर जागने की वजह से इनायत को कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर वो इस वक्त अक्ष को थोड़ा तो अजीब महसूस करते हुए भाप पा रही थी। अक्ष बस इनायत के होठों से अपनी प्यास बुझाना चाहता। दोनों की सांसें फूलने लगी, फिर भी अक्ष इनायत को छोड़ना नहीं चाहता था। जब अक्ष ने इनायत को पसीने से भीगता हुआ महसूस किया तो उसने मजबूर होकर उसके होठों रिहा किया और यूं ही उसे अपने सीने से लगाकर अपनी सांसों पर काबू पाने की कोशिश करने लगा। इनायत बस अक्ष के इस पैशनेट किस की वजह से थकान महसूस करने लगी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर अपने आप को अक्ष की बाहों में छोड़ दिया। अक्ष जब शांत हुआ तो उसने इनायत के सामने अपना चेहरा लाकर बेहद संजीदगी से पूछा, डिड आई हर्ट योर लास्ट नाइट बेबी गर्ल। ना जाने क्यों पर अक्ष के इस सवाल से इनायत का बदन सिहरन से हिला। वो नासमझी से अक्ष की आंखों में झांका। अक्ष ने एक बार फिर संजीदगी से पूछा, डिड यू फील हर्ट। इनायत ने जल्दी से होश में आकर अपना सिर ना में हिलाया। अक्ष ने कुछ सेकंड यूं ही घूरा और फिर अगले ही पल झटके से उसके ऊपर से ब्लैंकेट खींचकर हटाया। तो इनायत डर से सहम गई। उसने जल्दी से अक्ष को पकड़ा। उसे डरा हुआ देख अक्ष थोड़ा सा उसके और करीब आया और उसकी सहमी आंखों में झांकता हुआ काम लहजे बोला, कुछ नहीं कर रहा, बस चेक कर रहा हूँ। इनायत ने धीरे से अपने होंठ हिलाकर अक्ष को जवाब देने की कोशिश, पर अक्ष का खौफ उस कदर बढ़ चुका था कि उसने हिम्मत ही नहीं आ रही थी। उसे कोशिश करते देख अक्ष इस बार गुर्राते हुए बोला, अगर तुमने नहीं बोला तो तुम्हारी जबान काटने के लिए यहाँ ऑलरेडी काफी अच्छा चाकू है। इनायत के होंठ एकदम से चिपक गए। बोलो, अक्ष एक बार फिर गुर्राया। तो इनायत ने बड़ी मुश्किल से मासूमियत भरा चेहरा बनाते हुए कहा, न नहीं लगी कहीं। अक्ष की गहरी आंखें उसके होठों का दीदार कर रही थी। वो यूं ही गहरी आवाज में बोला, बट आई स्टिल वांना सी इट। इनायत ने मायूस सा बेबस चेहरा बनाया तो अक्ष ने एक बार उससे इजाजत ली, शुड आई सी बेबी गर्ल। इनायत उसे पलके झपका कर देखने लगी। यस और नो। अक्ष की ठंडी आवाज पर इनायत ने अपना सिर हिलाकर नजरें झुका ली। अक्ष इसकी इजाजत पर बस आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठों को रखे बोला, गुड। और फिर उसने इनायत को पलटकर उसके बैक बॉडी को देखा। सच में इनायत के ऊपर एक भी निशान नहीं थे, पर अब इनायत के बेलिबास बदन को देख अक्ष बहकने लगा। अब जा रहे हैं आप यहाँ से? अवनी ने बड़े ठाठ से दामाद होने की लुफ्त उठाते सिद से नाराजगी में सवाल किया। सिद ने अपने होठों से कॉफी मग लगाए सामने खड़ी अवनी को आंखें छोटी किए घूरा और टेढ़ी मुस्कुराहट के साथ बोला, जब तुम चल रही हो। अवनी को सच में अब सिद के बर्ताव से परेशानी होने लगी थी। आपकी दिक्कत क्या है? एक बार खुद हमें धक्के मारकर निकालना चाहते थे, और अब जब हम चले आए हैं तो आप? अवनी अचानक कहते कहते रुक गई, क्योंकि उसने वहां अपनी माँ को आता हुआ देख लिया था। अक्ष ने अवनी के ताले लगे होठों को देख पलट कर उसकी माँ को देखा और फिर अगले ही पल उसके होठों पर बेहद शैतानी मुस्कुराहट खिल गई। बेबी प्लीज चलते हैं ना, वैसे भी तुम्हारे बिना वहां मेरी केयर करने वाला कोई नहीं। प्लीज तुम मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनती, मैं ये बात तुम्हारी मॉम से कहूंगा। अवनी की आंखें फैल गईं। वहीं उसकी आवाज पर अवनी की माँ भी रुकी। उन्होंने दोनों को देखा और फिर उनके पास आते हुए बोली, क्या बात है दामाद जी, क्या अवनी ने कोई गलती कर दी? सिद जैसा चाहता था वही हुआ। उसने फौरन अवनी की माँ को देखा। हाँ आंटी, आप प्लीज अपनी बेटी को समझाइए, ये हमेशा बेवजह की जिद करती है। मुझे जरूरी काम है और ये यहाँ रहना चाहती थी। अवनी की माँ थोड़ा अजीब महसूस करने लगी। लाजमी वो सिद और अवनी के रिश्ते को देख खुश थी। वो भी चाहती थी उनकी बेटी अपने ससुराल जाए, पर सिद के ऐसे बोलने पर उन्हें अपने दिल का कोई एक हिस्सा टूटता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने अवनी को देखा जो खामोश थी। दूसरी तरफ अक्ष जिम के लिए जा चुका था। इनायत भी फ्रेश होकर नीचे अक्ष के लिए नाश्ता बनाने चली आई थी। आज बाकी दिनों से ज्यादा इनायत खुश नजर आ रही थी।
होठों पर प्यारी सी मुस्कुराहट जो छुपाए नहीं छुपे। थोड़ी देर बाद इनायत ने ब्रेकफास्ट टेबल पर रखा और जैसे नजरें उठाए उसे अक्ष आहार्य के साथ बात करता हुआ नजर आया, जो अपने कमरे की ओर बढ़ रहा था। अचानक इनायत को याद आता कि उसने अक्ष के लिए कोई कपड़े निकाले ही नहीं थे, तो वो जल्दी से कमरे की ओर बढ़ने लगी। बेबी गर्ल, अक्ष ने एकदम से उसे आवाज दिया तो उसके कदम अपनी जगह पर जम से गए। उसने पलट कर देखा तो अक्ष उसके पास ही आ रहा था। मेडिसिन्स ली? अक्ष उसके सामने बेहद सख्ती से खड़ा होकर किसी बॉसी अंदाज में बोला। इनायत का गला सूखने लगा। वजह ये नहीं थी कि उसने मेडिसिन्स नहीं ली थी या अक्ष के गुस्से का डर, बल्कि इस वक्त अक्ष पसीने से भीगा जिम की वजह से हद से कहीं ज्यादा हॉट लग रहा था। इनायत की नजरें अक्ष की उभरी हुई नसों पर जमी हुई थी। अक्ष ने जब उसकी नजरों को कहीं और देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने अगले ही पल इनायत की कमर को पकड़ना चाहा, लेकिन तभी दक्ष की आवाज आई, टाइगर। अक्ष के हाथ मुट्ठियों में कसकर नीचे हो गए। मॉर्निंग डैडी। अक्ष ने आते हुए दक्ष को देख विश किया। दक्ष उन दोनों के पास आया। आई नीड टू टॉक टू यू अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। अक्ष ने बस अपनी आईब्रोज रेज कर दी। दक्ष ने सबसे पहले इनायत को देखा। अचानक उसके होठों पर शातिरपन छा गई। उसने फौरन इनायत को देख कहा, गुड मॉर्निंग लिटिल गर्ल। इनायत ने सिर उठाकर दक्ष को देखा। दक्ष को देख उसने होठों पर बेहद क्यूट सी स्माइल आ खिली। उसने उसी चार्मिंग स्माइल के साथ जवाब दिया, गुड मॉर्निंग पापा। जैसे ही अक्ष ने इनायत को दक्ष के साथ इतना कंफर्टेबल होकर देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई। ये होना लाजमी था। जाहिर उसने नोटिस किया दक्ष को जवाब देते वक्त इनायत का लहजा बिल्कुल भी नहीं लड़खड़ाया। उसकी स्माइल ने सुबह सुबह अक्ष के सीने में आग लगा दी। क्या वो उसके लिए ऐसी स्माइल नहीं कर सकती थी? क्या उसने सुबह उसे मॉर्निंग विश नहीं किया था? तो क्या उसने ऐसा उसे ट्रीट किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। अक्ष अपने ख्यालों में आग बबूला होता हुआ इनायत को घूरने लगा। ये लड़की हमेशा मेरे हाथों मरने वाला काम ही क्यों करती है? दक्ष ने अक्ष की जलन महसूस कर ली थी। उसने इनायत के आगे हाथ फैलाया और बोला, पापा को मॉर्निंग हग नहीं मिलेगा। इनायत ने बस मुस्कुरा कर देखा और आगे आई कि तभी एकदम से अक्ष ने इनायत को खींचकर हक किया और दक्ष को घूरता हुआ बोला, सॉरी डैडी, बट फर्स्ट हक पर मेरा हक है, आपको नहीं लगता? दक्ष इसके लिए तैयार था। बस तंज भरी हंसी के साथ उसने उसे जवाब दिया, ये बात तुम्हें मेरे और मेरी पत्नी के बीच आते वक्त क्यों नहीं समझ आती, टाइगर? क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, अक्ष ने एटीट्यूड में जवाब दिया। इस पर दक्ष ने पूछा, तो फिर तुम्हारा बेटा कब होने वाला है? इनफ डैडी। अक्ष ने काफी अजीब टोन में बात की, जैसे उसे ये पॉइंट अपनी लाइफ में कभी चाहिए ही ना हो। उसने इनायत को छोड़ा और दक्ष के साथ बाहर आया। इनायत भी अपने कमरे की ओर बढ़ गई। तुम अभी अपनी शादी की बात कहीं भी पब्लिक नहीं करोगे? और मैं ऐसा क्यों करूंगा? अक्ष ने बेहद खफा अंदाज में दक्ष से सवाल किया। दक्ष उस पर गुर्राते हुए बोला, बेवकूफों जैसे सवाल करना तुम पर बहुत बेकार लगता है। अक्ष फौरन बोला, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी फैमिली को साथ में प्रोटेक्ट कर पाओगे? इनायत कितनी सेंसिटिव है इसका अंदाजा होने के बावजूद तुम उसे इंट्रोड्यूस करवाओगे? अगर तुम ऐसा चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन आगे अगर उसकी जान पर बनी तो इसके जिम्मेदार सिर्फ तुम खुद होंगे। इतना बोल दक्ष बिना कुछ सुने अंदर चला आया। पत्नी, उसने पूजा करके आई विश को देखा। विश रुकी और उसके करीब आती हुई बोली, आज आप जल्दी तैयार हो गए। हम। दक्ष ने विश को हक करना चाहा पर विश उसे रोकते हुए बगल में इशारा किया जहां सिद्धि जी और आदित्य जी साथ में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। यार पत्नी, तुम मुझे गुस्सा दिलाती हो। वो हम पर नजर नहीं रख रहे और वैसे भी जो हम करते हैं वो सब वो लोग भी कर चुके हैं। दक्ष की बात पर विश अपनी आंखें बड़ी करते हुए बोली, सच में बेहद बेशर्म होते जा रहे हैं आप। कुछ तो शर्म कीजिए, अब बहू आ चुकी है आपकी। ये बोल विश जाने लगी। दक्ष उसकी साड़ी का किनारा पकड़ उसके पीछे पीछे जाता हुआ बोला, हाँ, जब भी मैं तुम्हें प्यार करने की कोशिश करूं तो तुम ये मुझे कभी बच्चों का बाप तो कभी बहू का ससुर बनाकर अच्छा दूर करती हो। विश एकदम से रुकी। उसने पलट कर दक्ष को देखा जो किसी छोटे से बच्चे की तरह मुंह फुलाए उससे शिकायत कर रहा था। अक्ष के कमरे में इनायत क्लोजेट रूम में अक्ष के लिए कपड़े सलेक्ट कर रही थी। अक्ष ने डोर लॉक किया और इनायत को ढूंढा। इनायत को क्लोजेट में देख अक्ष चुपचाप वॉशरूम चला गया। जब वो फ्रेश होकर वापस आया तो उसने बेड के पास हाथ बांधकर खड़ी इनायत को देखा। काफी खूबसूरत अनारकली में वो किसी हसीन परी से कम नहीं लग रही थी। इनायत का लुक अब चेंज हो चुका था। वो हमेशा अपने लंबे हल्के कल बालों की साइड चोटी बनाने लगी थी। बड़ी बड़ी आंखों को बिना किसी काजल सजाए छोड़ती थी।
मांग में कुमकुम और माथे पर हमेशा छोटी सी बिंदी, हाथों में चूड़ा और अक्ष की दी हुई अंगूठी, गले में लंबा सा वही माँ गौरी का मंगल सूत्र और लंबे नाखून जिन्हें वो हमेशा मीठे लाल रंग के नेल पेंट से सजाए रखती थी। पैरों में लाल आलता और अंगूठे में बिछिया पैरों में हल्की पायल। लाजमी ये सब पहनना उसकी अपनी पसंद थी, जो वो हमेशा से ख्वाहिश में रखती थी। उसका ऐसा लुक देखकर सभी काफी खुश रहते थे, क्योंकि अमूमन आज की दुनिया में मॉडल लड़की होने के बावजूद ऐसा श्रृंगार करना बेहद मुश्किल था। इनायत से अपनी नजरें हटाने के बाद अक्ष ने बेड पर रखे अपने कपड़ों को देखा। वो सीधा इनायत की ओर बढ़ा। इनायत ने सिर झुकाया हुआ था, क्योंकि उसे पता था इस वक्त अक्ष किस हालत में उसके सामने आया होगा। अक्ष ने कपड़ों को साइड किया और इनायत के बगल में बैठा उसने झटके से इनायत की कमर को पकड़ अपने सामने किया। इनायत का बदन काफी झंझनाहट के साथ सिहर उठा। इनायत की गर्म कोमल हथेलियां अक्ष के ठंडे भीगे चौड़े कंधों पर आईं। उसने नजरें झुकाकर अक्ष को देखा। जाहिर था इस पल में इनायत की हालत बेहद नाजुक होनी थी। चेहरा शदीद सुर्ख लाल, होठों में कपकपी, पलकों में फड़फड़ाहट और सांसों में रफ्तार के साथ दिल में गुदगुदाहट। इनायत ने अक्ष के कंधे पर लिपटे टॉवल को धीरे से अपने हाथों में लिया और अक्ष के गिले बालों को सुखाने लगी। अक्ष भी धीरे से इनायत की कमर को अपने करीब खींचते हुए अपना सिर उसके सीने में छुपाने लगा। उसके ठंडे सख्त अंगूठे इनायत की कमसिन कमर को आहिस्ता आहिस्ता सहला रही थी। उसकी गहरी सांस बेकाबू होती जा रही थी। इनायत के बदन से आती अरोमा उसे हमेशा की तरह बहकाने लगी थी। वो धीरे धीरे अपनी नाक से इनायत के सीने को सहलाता हुआ गहरी गहरी सांसें भरने लगा। इनायत की पकड़ भी टॉवल पर कस चुकी थी। लाजमी वो अक्ष के इतने सिडक्टिव प्रेजेंस को बिल्कुल भी रेसिस्ट नहीं कर सकती थी। अक्ष होंठ आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ बढ़ते हुए इनायत के कपड़ों से ऊपर आए। इनायत और उसके बीच की दूरी पल भर में खत्म हो चुकी थी। बेसब्री और मदहोशी में इनायत की आंखें बंद हुई और अगले ही पल उसकी उंगलियों ने अक्ष के बालों में रेंगना शुरू किया। अक्ष ने झटके से इनायत को खींचकर अपनी गोद में बैठाया और उसके सीने से गर्दन तक अपनी हाथ फेरता हुआ उसके गर्दन के सहारे चेहरे को थामे गहरी सांसें भरने लगा। इनायत ने अपनी आंखें भींची हुई थी। उसकी आंख से भी गर्म सांसें सीधा अक्ष के चेहरे से टकराकर उसकी सांसों में मिलने लगी थी। अक्ष की आंखों में इस वक्त नशा साफ उमड़ा हुआ नजर आ रहा था। उसने इनायत का हल्के खुले कांपते होठों को देखा। उन्हें देख अक्ष को अपना गला कांटे की तरह चुभने लगा। उसने बिना देर किए इनायत के होठों से अपने होंठ को जोड़ मिला लिए। इनायत के हाथ अपने आप अक्ष से ब्रॉड सीने से ऊपर बढ़ने लगे और गर्दन पर चले आए। अक्ष पूरी शिद्दत और मोहब्बत के साथ उसके लबों को चूमे जा रहा था। इधर बहुत खुश है हम तुम्हारे लिए मेरी बच्ची। जिन हालत में तुम्हारी शादी एक ऐसे इंसान से हुई जिसे ना हम जानते थे ना तुम, उनके साथ भेजकर हम कितने डरे रहते थे, लफ्जों में बताना मुश्किल है। हमेशा डर रहता था कि कहीं कुछ बुरा ना हो जाए। पर अब जब दामाद जी को तुम्हारे साथ देख लिया तो आंखों के साथ दिल को भी तसल्ली मिल गई। अवनी की माँ आंखों में आंसू लिए अवनी से बोली। अवनी का भी दिल भारी था। तभी उसके पापा उसके पास आए। उन्होंने एक अफसोस भरे इन लहजे में कहा, माफ करना मेरी बेटी, मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ उठानी पड़ी। काश वक्त रहते मैंने पता किया होता तो शायद वो नहीं होता जो हुआ। अवनी अपने पापा को अपने आगे हाथ जोड़ते देख एकदम से आगे आए। उसने उनके हाथ को पकड़ रोते हुए कहा, नहीं पापा, आपकी कोई गलती नहीं। ये सब शायद हमारी किस्मत में लिखा था, और होने को कौन रोक सकता है। पीछे से जल्दी से अमृता ने अवनी को हक करते हुए कहा, दी इतनी जल्दी मत जाओ ना, आप जीजू से थोड़ी और लड़ाई कर लो, बट प्लीज रुक जाओ। अमृता की आवाज में आई नमी महसूस कर अवनी को और भी ज्यादा हट महसूस होने लगा। उसने रोते हुए कहा, तुम तो खुद चाहती थी ना हम चले जाएं, तो अब क्या हुआ। अमृता ने फौरन उसे और कसकर हक किया, नहीं, अब मैं कह रही हूं ना, आप मत जाओ। आपके बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, किसी से लड़ने को नहीं मिलता। यू आर नॉट माई सिस्टर, यू आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। उसकी इस बात पर अवनी ने भी उसे कसकर गले लगा लिया। कुछ देर बाद अवनी सिर के साथ उसके कार में उसके बगल में बैठी हुई बाहर की ओर देखती हुई आंसू बहा रही थी। सिड ने उसका माइंड अपनी तरफ खींचने के लिए आगे से एक बॉक्स निकालकर अवनी की तरफ पास करते हुए कहा, रोना बंद करो और ये लो। अवनी ने उसकी आवाज पर सिर घुमा कर देखा तो सिड के हाथों में एक न्यू फोन बॉक्स था। उसने अपने आंसुओं को साफ किया और सवालिया नजरों से सिड को देखने लगी। सिड ने गहरी सांस लेकर अवनी की तरफ देखा। लो। अवनी ने सिड से नजरें फेरते हुए कहा, हमें नहीं चाहिए। रीजन बता सकती हूँ क्यों नहीं चाहिए। सिड की आवाज में थोड़ी सख्ती महसूस कर अवनी ने अपना गला गिला किया, क्योंकि हमें इसकी जरूरत नहीं है।
अगले ही पल उसके जवाब के साथ सिड ने कार की ब्रेक्स पूरी रफ्तार से लगाई। उसने अवनी का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींचा और उसकी आंखों में आंखें डाले गुर्राते हुए बोला, आज के बाद अगर तुमने मुझे बिना बताए कहीं जाने की हिम्मत की तो इस बार तुम सही सलामत अपने पैरों पर लौटे हो, लेकिन नेक्स्ट टाइम चलने के लायक नहीं छोड़ूंगा। क्या सोचकर तुमने सान्या मॉम को बताया लेकिन मुझे नहीं? जिस फोन से तुमने उन्हें फोन किया था, क्या तुम 5 मिनट के लिए मुझे कॉल नहीं कर सकती थी? सिड इस वक्त काफी अजीब साउंड कर रहा था। पता नहीं क्यों, लेकिन वो इतने दिनों का गुस्सा उस पर निकाल देना चाहता था। अवनी, जिसे उसकी पकड़ से अपने बाजू पर काफी तेज दर्द हो रहा था, उसने अपना हाथ छुड़ाते हुए पूछा, आप हाथ छोड़िए हमारा। अगर नहीं छोड़ा तो? सिड ने एक जिद के साथ पूछा। अवनी सच में दंग थी। सिड ने अवनी के गोद में फोन रखते हुए उसे बेहद संजीदगी से धमकाया, एक बात कान खोलकर सुनो अवनी अशोका, मेरी बात काटने की कोशिश भी मत करना। ये बोल उसने अवनी को छोड़ा। अवनी अपने बाजू को पकड़े अभी संभल कर सिड को देख ही रही थी कि अचानक सिड ने वापस झटके से उसके सिर को पकड़ उसके होठों पर अपने होठों को रख उसे चूमने लगा। सिड ने उसे कुछ भी समझने का मौका नहीं दिया। सिड अवनी की हैरान और सदमे में खुली बड़ी बड़ी आंखों में देखता हुआ बस उसके होठों को चूमे जा रहा था। एकदम से ना जाने क्या सोचकर सिड ने बेहद शैतानी अंदाज में अपने होठों का एक किनारा ऊपर की ओर मोड़ा। अवनी की आंखें और ज्यादा बड़ी हुई और अचानक उनके मुंह से दर्द भरी आह निकली। सिड ने इसके होठों को काफी जोर से काटते हुए छोड़ा और उससे अलग होकर अपने होठों पर जबान फेरता हुआ बोला, अम्मम, नाउ आई अंडरस्टैंड। अवनी गहरी गहरी सांस लिए हैरानी से सिड को देखने लगी। एक्चुअली टेस्ट तुम्हारे लिपस्टिक का नहीं बल्कि तुम्हारे होठों का अच्छा। फ्रॉम नाउ ऑन माई फेवरेट स्वीट इज योर लिप्स। अगले ही पल वो वापस अवनी के करीब झुका तो अवनी डर के मारे पीछे की तरफ सहम कर हटी। पर फिर भी सिड अवनी के करीब आ चुका था। उसने एविलिश स्माइल के साथ बेहद धीमी आवाज में कहा, अब मैं इन्हें डली लेना चाहूंगा। सो बी प्रिपेयर्ड। अवनी का दिमाग बिल्कुल ब्लैंकेट पर चुका था। सिड ने एक बार फिर झुककर उसके गालों को चूमा और वापस अपनी सीट पर आकर ड्राइव करने लगा। वहीं इनायत अक्ष को काफी मासूमियत से देख रही थी। उसने धीरे से अपनी पलकों को फड़फड़ाया तो अक्ष ने अपनी आंखें छोटी किए पूछा, जबान नहीं है या जबान काम नहीं कर रही तुम्हारी बेबी गर्ल? इनायत की पलकें एक बार फिर उठी। उसने धीरे से हकलाते हुए कहा, न नहीं। सो आंसर मी, तुमने मुझे मॉर्निंग विश क्यों नहीं किया? अक्ष एक ऐसा सवाल कर रहा था जिसे इनायत शायद इस जन्म में नहीं दे सकती थी। उसे रोना छूटने लगा, लेकिन फिर भी उसने अक्ष को बताने के लिए मुंह खोला, क्यों किया आपने? मैंने। अक्ष ने फिर से रौबीली आवाज में गुर्राहट के साथ पूछा। तो इनायत कांप गई। उसे कांपता देख अक्ष की पकड़ उसकी कमर पर कसी। वो अब भी अक्ष की गोद में बैठी हुई थी। आपने बोलने नहीं दिया, इनायत ने बोलकर फौरन अपना सिर झुका लिया। ओके, देन विश मी। अक्ष ने इनायत को घूरते हुए उसे ऑर्डर दिया तो इनायत ने एक पल खामोश होकर धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। आगे। अक्ष के सवाल पर इनायत ने नजरें उठाकर उसे थोड़ी हैरानी से देखा। उसे कुछ समझ नहीं आया था। अक्ष उसकी आंखों में सवाल देख धीरे से उसके गहरा लाल हो चुके होठों पर अंगूठे से सहलाया, What am I to you? इनायत को समझ आया। उसने धीरे से अपनी लड़खड़ाती आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग। वो एकदम से रुकी। उसने अपनी होठों को थोड़ा सा जोर दिया, हब। अक्ष ने उसे खड़ा करते हुए कहा, आज से तुम मुझे हर 1 घंटे के बाद कॉल करोगी, मुझे बुलाओगी, मुझसे सवाल करोगी, बिल्कुल वैसे जैसे हर वाइफ करती हैं। हम और अगर नहीं किया तो बी प्रिपेयर्ड टू एंड्योर द पेन। इतना बोलकर उसने इनायत के सामने ही अपनी कमर पर बंदी टावल को खोला तो इनायत ने फौरन अपनी आंखों पर अपने नाजुक हाथों को रख अपने आप को तिरछा घुमा लिया। अक्ष उसकी इस हरकत पर काफी चार्मिंग लेकिन एविल स्माइल के साथ आहिस्ते से मुस्कुराया। उसने जल्दी से अपनी पैंट पहनी और फिर इनायत के सामने शर्ट करता हुआ बोला, पकड़ो। इनायत ने धीरे से हाथ हटाया और आंखें खोली तो सामने अक्ष को खड़ा पाया। इनायत ने चुपचाप शर्ट ली और अक्ष को एक छोटे बच्चे की तरह रेडी करने लगी। अक्ष भी चुपचाप उसकी कमर में हाथ डाल खड़ा हुआ एकटक उसे निहारने लगा। इतनी जिद इसने शायद ही कभी विश के सामने की होगी, जितनी वो इनायत के सामने करता था। अचानक अक्ष को कुछ याद आया, कॉलेज नहीं जाना तुम्हें? इनायत ने नजरें उठाकर अक्ष को देखा। अक्ष बोला, एग्जाम आ रहे हैं तुम्हारे, कॉलेज जाओ, लेकिन किसी के करीब जाने की कोशिश मत करना वरना अब तक तुम्हें तुम्हारी पिछली गलती की जो सजा नहीं मिली वो एक साथ मिलेगी। इनायत ने अपनी नजरें झुका ली। अक्ष साइड हुआ। कुछ सोचते हुए इनायत ने हिम्मत की, नहीं जाना कॉलेज। अचानक अक्ष के हाथ रुके। उसने पलटकर इनायत को घूरा, क्यों? इनायत सिर झुकाए खामोश रही।
अक्ष को अब इनायत की ऐसी हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी। उसने इनायत को सीधा फरमान सुनाया, एग्जाम खत्म होने तक तुम दिल्ली कॉलेज अटेंड करोगी। इट्स माई ऑर्डर। थोड़ी देर बाद इनायत अक्ष के साथ नीचे पहुंची, जहां सब अब तक ब्रेकफास्ट के लिए आ चुके थे। फिजा जल्दी से इनायत को देख उसके पास आई। गुड मॉर्निंग इन्नू मॉमी। इनायत ने फिजा के मॉमी कहने पर एक अजीब सी शक्ल बनाई जो उस पर काफी क्यूट लगी। फिजा ने अक्ष को भी हक किया, विश किया। अक्ष सीधा विश के पास आया और जैसे ही उसे हक करने को हुआ, दक्ष ने फौरन विश को अपनी बाहों में भरते हुए कहा, अगर तुमने मेरी पत्नी को अब हग और किस किया तो बेशक मैं तुम्हारी बीवी को भी हग और किस करने से पीछे नहीं हटूंगा। एनीवे, यू ऑलरेडी नो हाउ शेमलेस आई एम। अक्ष की आंखें सिकुड़ गई। विश ने दक्ष की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा, क्यों परेशान करते हैं आप? मैं कोई परेशान नहीं करता, ये उसका ही फैसला है और तुम मुंह बंद करके खड़ी रहो, दक्ष ने विश को धमकाया। तो विश ने मुंह बनाए अक्ष को देखा। अक्ष ने फौरन आगे आकर विश के माथे पर किस किया और बोला, मॉर्निंग मम्मा। साले तेरी तो, दक्ष गुस्से में भड़का। तो सभी खुलकर हंसे। सभी नाश्ते के लिए साथ में बैठे कि तभी दक्ष ने इनायत से कहा, इनायत बेटा आज ब्रेकफास्ट तुम मुझे दोगी। उसने एक नजर नाराजगी से विश को घूरा। विश ने नासमझी में आंखों से इशारा किया तो दक्ष ने बिल्कुल लड़कियों जैसा एटीट्यूड उसे पास कर इसे नजरअंदाज किया। ये देख विश का मुंह बन गया। इधर अक्ष की नजर सीधा इनायत पर टिक गई, जो आरना के साथ ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी। अब जिम्मेदारियों का कुछ हिस्सा उन पर भी चला आया था, जिन्हें दोनों काफी प्यार से संभालते थीं। इनायत ने बस सिर हाँ में हिलाया और अक्ष के बगल से होकर जाने को हुई कि अचानक अक्ष ने इनायत का रुपटा अपनी मुट्ठियों में कसकर पकड़ लिया। इनायत सवालिया नजरों से अक्ष को देखने लगी, जिस पर अक्ष ने उसे घूरते हुए भारी आवाज में कहा, पहले मुझे ब्रेकफास्ट करवाओ। एकदम से विश अक्ष को देखने लगी। ना जाने क्यों लेकिन विश को अक्ष का इनायत से ये कहना काफी ज्यादा बुरा लगा। अब तक शादी के बाद जितने भी दिन गुजरे थे, उन बीते दिनों में अक्ष ने उसके हाथों ही ब्रेकफास्ट किया था। ऐसा कभी उसे महसूस हुआ ही नहीं कि उसके बेटे की जिंदगी में कोई लड़की भी शामिल हो चुकी थी। लेकिन आज जिस तरह से अक्ष ने इनायत से कहा, वो विश के दिल में चुप सा गया। उसने धीरे से अपनी नजरें झुका ली। लाजमी वक्त बीता था और वक्त के साथ साथ बहुत कुछ बदला हुआ था, लेकिन बदला नहीं हुआ था तो बस विश की वही ओवरथिंकिंग प्रॉब्लम। अक्ष की बात पर दक्ष अपनी आंखें सिकुड़े बोला, टाइगर, क्या तुम अपनी मम्मा को भूल रहे हो? एकदम से अक्ष की नजर विश पर गई। उसने बिना एक सेकंड गंवाए दक्ष से कहा, बट डैडी, आपने खुद कहा था ना कि मुझे आपके और मम्मा के बीच नहीं आना चाहिए जस्ट बिकॉज मेरे पास अब मेरी पत्नी है। वॉट रबिश तुम। दक्ष की भौहें सिकुड़ी। लाजमी वो जानता था अक्ष ये सब इसलिए कह रहा था क्योंकि विश उससे नाराज हो। हुआ भी ऐसा ही। विश ने गुस्से में दक्ष की ओर देखा। दक्ष रुका, एक पल गहरी सांस ली और फिर बोला, ओके, मैंने ऐसा कहा लेकिन तुमने आज तक मेरी कौन सी बात मानी है जो ये बात मानने को तैयार हो गए? डोंट लाई डैडी, दक्ष ने छूटते मुंह जवाब दिया। ठीक है तो मैं ही कह रहा हूँ, आज से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब तुम अपनी मम्मा के जीतना क्लॉज जाना चाहो जाओ एंड स्पेंड टाइम विद हर एज मच एज यू कैन। बट अक्ष की भौहें ऊपर की तरफ चढ़ गई। दक्ष ने आंखों में शातिरपन उतारे कहा, मेरी बहू को मेरी सेवा करने दो। हम। अक्ष दक्ष को इस वक्त ऐसे देख रहा था जैसे अगर वो उसका बाप ना होता तो लाजमी ब्रेकफास्ट में वो उसे निगल जाता। विश के होने की वजह से वो यहाँ कुछ भी नहीं कह सकता था। अक्ष को हारा हुआ देख दक्ष के होठों पर बेहद शातिर मुस्कुराहट खिल गई। उसने इनायत से कहा, इनायत, आओ बेटा। फिजा जो काफी देर से अपने डैडी को देख रही थी, उसने थोड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा, डैडी, आपने मुझे तो कभी इतने प्यार से नहीं कहा। दक्ष ने फिजा को देखा और उसके बालों पर हाथ फेरता हुआ बोला, जब तुम रुद्राक्ष के साथ उसके घर जाओगी तब तुम्हें भी ऐसा ट्रीट मिलेगा। एकदम से फिजा का खिला हुआ चेहरा मुरझा सा गया। उसने सिर झुका लिया। बीते दिनों जब से अक्ष इनायत की शादी के बाद से सिंह परिवार और खुराना परिवार के बीच का रिश्ता यूं खराब हुआ था, तब से रुद्राक्ष और फिजा के बीच काफी दूरी बढ़ गई थी। रुद्राक्ष ने कॉलेज जाना छोड़ बिजनेस में अपना पूरा फोकस कर लिया था, जिससे उसका ध्यान खुद फिजा पर भी नहीं था। फिजा ने कई दफा रुद्राक्ष से बात करने की कोशिश की लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही हाथ लगी। विश ने इनायत को देखा और धीरे से बोली, इनायत बेटा आप जाएं, मैं अक्ष को देख लेती हूँ। इनायत ने अपना सिर हिलाया पर उसकी नजर अपनी चुन्नी पर पड़ी जो अब भी अक्ष की मुट्ठियों में कसी थी। उसके गुस्से को देख इनायत ने मन ही मन सोचा, इसमें भी क्या मेरी ही गलती है?
पर मैंने क्या किया? अभी उसने सोचा ही था कि विश जैसे ही अक्ष के करीब आने को हुई, अक्ष ने फौरन बड़ी मुश्किल से इनायत की चुन्नी को छोड़ा। इनायत को ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी सांसों को आजाद छोड़ दिया हो। विश अक्ष को ब्रेकफास्ट सर्व करने लगी और इनायत दक्ष को। दक्ष ने अक्ष के मजे लेते हुए शैतानी मुस्कुराहट के साथ आंखों को घुमाया। लाजमी उसे मजा आ रहा था। दूसरी ओर अवनी सिड को अवॉइड करने की सारी नाकाम कोशिशों में थी। एक तो कार में हुए उस किस ने उसे बेहद शर्म से भर दिया था, और अब सिड का बार बार उसे यूं अजीब नजरों से देखा और हर चीज के लिए उसका नाम लेना सब कुछ बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था। वो उससे बचने के लिए सीधा सान्या के कमरे में चली आई। सान्या माँ। सान्या जो किसी सोच में गुम बैठी थी, उसने धीरे से होश में आकर दरवाजे की ओर देखा। अरे अवनी, तुम कब आई? बस अभी। क्या हम अंदर आ सकते हैं? अवनी ने बड़े मिठास के साथ पूछा। सान्या खड़ी हुई और उसके पास आए। हाँ, आओ ना, दोनों साथ में आ बैठे। सान्या ने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा रहा तुम्हारा पहला करवा चौथ? और मेरे बेटे का सरप्राइज कैसा लगा? अवनी की आंखें एक पल में हैरानी से फैल गई। उसके होठों ने हल्का सा बुदबुदाया। सरप्राइज? सान्या उसे हैरान देख बोली। हाँ। क्या सिद्धार्थ तुम्हें लेने नहीं गया था? अचानक अवनी को थोड़ी राहत महसूस हुई, वरना उसे ऐसा लग रहा था जो किस सिड ने उसे कार में कि सान्या उस किस को एक सरप्राइज कह रही हूँ। अगले ही पल अवनी ने सान्या से पूछा, तो क्या आपने उन्हें भेजा था? इस पर सान्या ने फौरन जवाब दिया, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक्चुअली जब उस दिन मैं तुमसे कॉल पर बात कर रही थी, तब उसने मुझे तुमसे बातें करते सुन लिया था और उसने मुझसे आगे से तुम्हारा नंबर भी मांगा, मैंने दिया। क्या उसने तुमसे ऐसा कहा कि मैंने उसे तुम्हारे पास भेजा है? अवनी को काफी अजीब लगा। उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने सान्या को बताया कि उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था और ना ही उसने उस दिन सिड से कोई बात की थी। वो तो अचानक उसके सामने चला आया था। ये जानकर सान्या भी कुछ पल हैरान रही, फिर अचानक हंसते हुए बोली, ओह, अब समझी। क्या? अवनी ने बड़ी मासूमियत से पूछा। इस पर सान्या बोली, कुछ नहीं। जवाब ना मिलने पर अवनी का चेहरा मुरझा गया। अवनी जिद करने वालों में से नहीं थी। हाँ, उसने सिर्फ सिड के सामने कुछ वक्त के लिए जिद दिखाई थी, लेकिन आखिर में उसने हार मान ली थी। तभी उसे कुछ याद आया। अच्छा, तो आप बताएं ना, आपका व्रत कैसा रहा? क्या पापा ने व्रत खोला आपका? जैसे ही ये सवाल आया, सान्या की आंखों में खालीपन भर आया। उसने फौरन अपनी नजरों को चुराते हुए कहा, खोला तो, पर सिर्फ मेरे नाटक की वजह से। मतलब? अवनी ने पूछा। तो सान्या ने उसे बताया। वो उस दिन भी घर नहीं आए थे, तो मुझे ही वहां जाना पड़ा और फिर बस उनके सामने बेहोश होने का नाटक करना पड़ा। कह सकते हैं मेरा व्रत बस यूं ही रहा। उसकी आवाज में उदासी महसूस कर अवनी को काफी बुरा लगा। तभी सान्या ने एकदम से कहा, सोच रही हूँ अब मैं वापस चली जाऊं। मैं शौर्य की जिंदगी में कुछ भी नहीं हूँ और ना ही कुछ बन सकती हूँ। उनके लिए सीरत ही सब कुछ है, शायद आखिरी सांस तक, और वो सीरत की जगह किसी को नहीं देंगे। मेरी लाख कोशिश के बाद भी मैं नहीं जीत पाऊंगी। सान्या की आवाज में संजीदगी थी, जैसे वो सच कह रही हूँ। अवनी ने फौरन उसका हाथ थाम परेशान आवाज में कहा, नहीं, प्लीज आप ऐसा मत कहिए। आपकी वजह से मैं यहाँ रह पाई हूँ, अगर आप चली जाएगी तो। अचानक अवनी की आवाज डगमगाई। उसने कुछ सोच कहा, अगर आप जाएगी तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। तब तो शायद पापा मानेंगे ना? सान्या ने नम आंखों से अवनी को देखा। उसने धीरे से उसके गाल पर हाथ रखा और बोली, नहीं अवनी, हम किसी से जबरदस्ती रिश्ता तो बांध लेते हैं, लेकिन असलियत में हम उस रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा पाते। मैंने शौर्य की मर्जी के बिना शादी की, जो लाजमी शायद बहुत गलत था। मेरी सोच गलत थी अवनी, लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ। मेरा कुछ भी करना सही नहीं, ये सब बेकार है, बिल्कुल बेफिजूल। सान्या ने बहुत मुश्किल से अवनी के सामने अपने आंसुओं को बाहर निकलने से रोका। इस पर अवनी ने फौरन जवाब दिया, अगर ऐसा है तो फिर ठीक है। हमारी भी तो जबरदस्ती शादी हुई। इसका मतलब हमारी भी इस शादी का कोई फायदा नहीं, तो हम भी आपके साथ जाएंगे बस। सान्या ने अवनी को हैरान नजरों से देखा। अवनी बोली, अगर आप हमें अपने साथ नहीं ले जाएगी तो हम फिर भी कहीं दूर चले जाएंगे, कभी यहाँ नहीं रुकेंगे, और तभी वापस आएंगे जब आप आएगी। ना जाने क्योंकि, लेकिन आज सान्या को खुलकर रोने का दिल हुआ। अवनी उसकी अपनी नहीं थी, पर फिर भी उसकी बातों ने उसका दिल छू लिया था। उसने अवनी को अपनी बाहों में कसकर रोना शुरू कर दिया। मामू, 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 थैंक यू सो मच। सिड झूमता हुआ ऑफिस के अंदर आया। अचानक उसकी नजर वही खराब और बेहद गुस्से वाले मूड में बैठे अक्ष पर पड़ी। उसने अक्ष को देख हंसते हुए कहा,
ओह, तो अक्ष भाई तुम पहले ही आ गए। मुझे लगा था मुझे इंतजार करना पड़ेगा। वेल, थैंक यू भाई, कहता हुआ सिद सीधा अक्ष के ऊपर चढ़कर उससे गले मिलने लगा। आज उसकी हरकतों में वापस वही सिद को देखा आहार्य थोड़ा गुर्राता हुआ बोला, क्या बात है, आज काफी खुश नजर आ रहे हो। इसके साथ ही अक्ष ने उसे अपने से दूर धकेला। सिद जल्दी से अक्ष के बगल में बैठता हुआ बोला, ऑफ कोर्स, खुश होने की बात जो है। अक्ष ने गुर्रा कर उसे घूरा, तो आहार्य ने भी कुछ शक की निगाहों से उसे घूरते हुए पूछा, तो क्या तुम अपनी खुशी हमारे साथ बांटना नहीं चाहोगे? हाँ, हाँ, क्यों नहीं, सिद काफी खुशी से उछला। उसने अपनी आंखें घुमाए और एक एक नजर अक्ष और आहार्य को देख अपने होठों पर जबान फेरने लगा। फिर धीरे से पीछे की ओर लीन हुआ। उसकी इन गंदी हरकतों से चिढ़कर अक्ष ने उसे धमकी भरते हुए कहा, अगर तुमने फिर से अपनी जबान में हर्क की तो डैम शो तुम्हारी जबान उसके बाद कोई भी हर्क करने के काबिल नहीं रहेगी। अक्ष की धमकी सुन सिद का मुंह बन गया। उसने मुंह बनाए कहा, तुम किसी और का गुस्सा मुंह पर मत निकलो। अक्ष बेरहमी से सिद को घूरने लगा, तो सिद ने संभलते हुए कहा, ओके, ओके, बताता हूँ। आहार्य मामू, आपने मुझे कहा था ना मैं ट्राई करूं कि लिपस्टिक टेस्टी है या लिप्स। आई गॉट द आंसर। सिद की बात सुन आहार्य ने सरप्राइज्ड होकर अक्ष को देखा। अक्ष, जिसके भाव कुछ बदले थे, उसने अपनी आईब्रोज पर हल्का बल डाला। आहार्य ने भी सिद को आगे बोलने का इशारा किया तो सिद शरारती मुस्कुराहट के साथ बोला, शायद लिप्स टेस्टी थे। ओह, तो इसका मतलब तुमने उसे एक्सेप्ट कर लिया? आहार्य पीछे की तरफ लीन होता हुआ। सिद की भौहें सिकुड़ गई। उसने सीधा होकर थोड़ी संजीदगी से कहा, किसने कहा? आहार्य की आंखों में हैरानी उतरी। वही अक्ष, जिसे कम से कम ये जानकर अच्छा लगा था, उसने भी बेहद सख्त आवाज में सवाल किया, तो फिर तुमने उसे किस क्यों किया? सिद ने साफ शब्दों में कहा, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। वॉट? आहार्य लगभग भड़कते हुए सीधा हुआ। उसने अपने दांत भींचे कहा, आर यू मैड सिद? तुमने उसे किस किया क्योंकि तुम्हें उसे किस करना अच्छा लगा? आर यू किडिंग अस? नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा। और मैं क्यों करूंगा मजाक? सिद थोड़ा हैरानी से बोला। अक्ष ने फौरन सिद का कॉलर पकड़ अपनी तरफ किया और बेहद बेरहमी से उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, अपनी ये बेवकूफी भरी हरकत बंद करो वरना जान से मार डालूंगा। सिड ने अक्ष को इस तरह गुस्से में देख बोला, हुआ क्या और आप दोनों ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैंने क्या गलत बोला? इस पर आहार्य बोला, तुम्हें सच में नहीं लगता तुमने जो कहा वो गलत बोला? वो तुम्हारी वाइफ है, तुम उसे अगर अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर तुम्हारा कोई हक नहीं बनता उसके करीब जाने का। इट्स वेरी डिस्गस्टिंग। तुम उसकी लाइफ बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं। आहार्य ने इतना कहा ही था कि अचानक अक्ष की सख्त इमोशनलेस आवाज उनके कान में पड़ी, छोड़ दो उसे। सिद की सीधी सवालिया नजर अक्ष पर पड़ी जो उसे ही अपनी बेरहम नजरों से घूर रहा था। आहार्य ने भी थोड़ी हैरानी से देखा पर उसे अक्ष का कहना कुछ सही लगा। अक्ष, जो काफी कम बोलना पसंद करता था, वो सिद से सीधे सख्त लहजे में बोला, अगर तुम उससे बदला ले रहे हो तो मत लो। तुम्हें उससे इस शादी से कोई मतलब नहीं तो फिर छोड़ दो उसे। उसके पास तुमसे बेटर ऑप्शन हो सकता है। सिद्धार्थ अशोका। ना जाने क्यों लेकिन अक्ष की बातों पर सिद गुस्से से भर उठा। उसने खड़े होते हुए कहा, उसके पास मेरे अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आई एम द ओनली वन। और एक बात, मैं उससे कोई बदला नहीं ले रहा और ना ही मैं उसे कभी छोड़ूंगा। तो फिर तुम उसे अपनी वाइफ क्यों नहीं मान लेते? आहार्य भी सिद के सामने खड़ा हुआ संजीदगी से बोला। उसके सवाल ने सिद को बिल्कुल निशब्द छोड़ दिया। दूसरी तरफ अक्ष को गए 3-4 घंटे हो चुके थे लेकिन इनायत, उसने उसे अब भी कॉल नहीं किया था। लेकिन वो बेड पर बैठी अपने हाथ में रखे फोन को देखते हुए काफी बेचैन हुए जा रही थी। फोन की स्क्रीन पर अक्ष का नंबर फ्लैश हो रहा था, जिसे बस इनायत को डायल करने की देरी थी। पर उसे डर भी था और डर के साथ वो कॉल लगाना भी चाहती थी। हिम्मत आती पर अक्ष के नंबर पर लगी उसकी फोटो उसकी हिम्मत तोड़ जाती। अचानक इनायत के हाथ में रखा हुआ फोन वाइब्रेट हुआ। डर के मारे इनायत के हाथ से फोन उसकी गोद में उछल आया। उसने संभल कर देखा तो कॉल किसी और का नहीं बल्कि उसके शैतान का था। उसकी सांसें तेज चलने लगी। उसने अपने होठों को सूखता हुआ महसूस किया और फिर धीरे से अपने कांपते हाथों से फोन लेकर कॉल पिक किया। उसने बस खामोशी से फोन अपने कान के करीब किया। दूसरी तरफ मौजूद अक्ष ने जैसे ही इनायत की गहरी सांसों की आवाज सुनी, उसने अपनी आंखों को जरा सा सिकोड़ बस उसकी सांसों पर ध्यान दिया और फिर अगले ही पल बेहद दाकली बोला, बेबी गर्ल, आर यू सेड्यूसिंग मी? जैसे ही इनायत ने उसकी बात सुनी उसकी आंखें फैल गईं। उसने कुछ कहने के लिए अपने होठों को हिलाया लेकिन फिर वो एकदम से बिल्कुल शांत पड़ गई। तभी अक्ष ने कॉल डिस्कनेक्ट किया तो इनायत हैरानी से फोन देखने लगी।
मुश्किल से 1 सेकंड भी नहीं हुआ था कि इतने में उसकी स्क्रीन पर अक्ष के वीडियो कॉल आने का नोटिफिकेशन आया। इनायत की हथेलियों पसीने से पसीजने लगी। उसने जल्दी अपने आप को कैमरे में देखा और फिर तेजी से फोन कॉल रिसीव किया। अगले ही पल उसके सामने अक्ष का हैंडसम एरोगेंट वाला डोमिनेटिंग फेस नजर आया। अक्ष की आंखें बिल्कुल काम और रिलैक्स थीं। उसने बस इनायत के चेहरे को घूरा और पूछा, क्या कर रही थी बेबी गर्ल? इनायत उसके सवाल पर जरा सा सिरी फिर धीरे से अपना सिर ना में हिला दिया। ये देख अक्ष की आंखों में गुस्सा उतर आया। क्या तुम्हारी जबान काम नहीं कर रही? उसने बड़ी बेरहमी से बुरी तरह इनायत से पूछा। इनायत ने अपना थूक निगला और मुश्किल से बोली, कुछ नहीं कर रही थी। उसने अपनी पलकें झुकाई हुई थी जिन्हें अक्ष काफी देर से निहार रहा था। अक्ष ने अगल सवाल किया, मुझे तुम्हारा कॉल नोटिफिकेशन नहीं दिखा बेबी गर्ल, क्या तुम भूल गई मैंने क्या कहा था? इनायत ने जल्दी से अपनी पलकें भींच ली। उसने अपनी अनारकली को मुट्ठियों में कसते हुए जवाब दिया, वो मैं। अक्ष ने अचानक से अपनी कलाई सामने की और देखते हुए बोला, जस्ट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स है तुम्हारे पास, लंच लेकर ऑफिस आओ वरना यू नो आई वोंट बी गुड फॉर यू। और बिना कुछ सुने उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया। इनायत हड़बड़ा गई। उसने अपने फोन को देखा और फिर बेचैनी से मासूम सी शक्ल बनाए अपने आप के बारे में सोचने लगी। उसने जल्दी से अपना फोन रखा और कमरे से बाहर भागी। कुछ देर बाद इनायत वापस कमरे में आई तो उसकी हालत काफी ज्यादा बुरी थी। उसने जल्दी से भागते हुए वॉशरूम की ओर कदम बढ़ाए। तैयार होकर वो इनायत वापस आई तो अब उसने सिल्क की काफी खूबसूरत एम्ब्रॉयडरी की हुई लोग कुर्ती और सिंपल जीन्स के ऊपर एक तरफ से चुन्नी रखी हुई थी। मिरर के सामने आकर उसके अपने बालों को खोला और फिर उनके सलीके से संवारा। इनायत ने बालों को खुला छोड़ थोड़ा मेकअप किया और फिर एक नजर रेडी होकर अपने आप को देखा, पर ना जाने क्यों उसे अपने आप को देख बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसने अपने मन में अपने आप से कहा, इतनी गंदी क्यों दिख रही हूं मैं? उसने वापस अपने बालों की छोटे की, जिसमें वो अपने आप को पहले से भी काफी ज्यादा गंदी लगी। उसने झुंझलाहट के साथ अपने बालों को खोला और जैसे ही अभी वापस कुछ करने का सोचा कि दरवाजे पर दस्तक हुई। छोटी माम। इनायत का ध्यान उस पर गया। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो सामने एक सर्वेंट खड़ी थी। माम नीचे आपको विश मैडम ने बुलाया। सर्वेंट के कहने पर इनायत ने बस अपना सिर हिलाया और उसने अपने बालों को क्लच कर सर्वेंट के पीछे पीछे अपने कदम बढ़ाए। नीचे। इनायत बच्चा, अक्ष ने आपके लिए ड्राइवर भेजा है, आपको कहीं जाना है क्या? विश ने पास आती इनायत से पूछा। इनायत ने धीरे से अपना सिर उठाकर विश को देखा। लाजमी उसे बताना तो था। उसने बेझिझक मीठी आवाज में जवाब दिया, माँ। वो उन्होंने लंच लाने को बोला है। लंच? वहीं मौजूद नूरवी ने हैरानी से कहा। उसने बात पर शानू ने भी हैरानी से पूछा, इनायत क्या अक्ष ने तुमसे लंच लाने को कहा? इनायत ने उसे देख बस हाँ में अपना सिर हिला दिया। नूरवी ने विश के दूसरी तरफ आते हुए कहा, क्या बात है जेठानी जी, बेटा तो सुधरने लगा आपका। विश ने मुस्कुराकर इनायत को देखा कि तभी शानू ने इनायत को परेशान करते हुए कहा, हाँ वही तो, वरना तो पहले अक्ष का और लंच का दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं होता था, लेकिन अब देखो भाई बीवी के हाथों के बनवा कर खाए जा रहे हैं। वाह जी वाह, वैसे इनायत ऐसा क्या जादू किया है भाई, जरा हमें भी तो बताओ। इनायत ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया। विश बोली, अनवीदी प्लीज परेशान मत कीजिए उसे। और फिर इनायत से बोली, अच्छा ठीक है आप जाओ बाहर, ड्राइवर इंतजार कर रहे हैं। इनायत ने अपना सिर हिलाकर हामी भरी और किचन की ओर बढ़ गई। लगभग आधे घंटे बाद इनायत जोन कंपनी के बाहर निकली। उसने दिन के उजाले में रोशन होते उस बड़े बड़े इमारत को देखा जो किसी टेरिटरी से कम नहीं थी, जिसके ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था जोन कंपनी चमक रहा था। बाहर बिल्कुल खामोशी। इनायत यहाँ पहली मर्तबा आई थी, तो लाजमी उसे किसी भी चीज की इतनी खबर नहीं थी। ड्राइवर ने इनायत को रास्ता दिखाया। इनायत जैसे ही कंपनी के एंट्रेंस पर पहुंची, उसे सामने से वाइट शर्ट जिसके ऊपर के बटन्स खुले, बाजुओं से ऊपर आस्तीन जिनसे उभरी नसें उसके ऑरा में चार चांद लगा रही थी। लाजमी ये कि और भी अक्ष था। इनायत की नजरें जैसे ही उससे मिली उसने अपना सिर झुका लिया। उसकी पकड़ अपने हाथ में लिए बैग पर कस गई। अक्ष ने सीधा आकर इनायत का हाथ पकड़ा और उसके हाथ से बैग अपने हाथों में लिया। उसने इनायत की पतली उंगलियों में अपनी सख्त उंगलियों को उलझाया और वापस लिफ्ट की ओर बढ़ने लगा। इस बीच सबकी नजरें झुकी हुई थीं। आसपास मौजूद लोग सिर्फ अक्ष के कदम और अब इनायत के खूबसूरत कदमों को ही देख सकते थे। उस दौरान सबके मन में लाखों सवाल घूमे। अक्ष इनायत को सीधा लिफ्ट में लाया।
जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद हुआ, अक्ष ने इनायत की कमर में हाथ डाल अपने करीब खींचा और घुमाकर पीछे लिफ्ट के थोड़े ठंडे वॉल से इनायत को सटाकर खुद उससे चिपकते हुए उसके नजदीक आया। इनायत के सारे जज्बात मचलने लगे, पलकें फड़फड़ाने लगी, धड़कनें बढ़ने लगी, सांसें उखड़ने लगी। अक्ष ने एक पल इनायत के चेहरे को देखा और दूसरे ही पल अपने होठों को उसके होठों पर रख काफी मोहब्बत से चूमने लगा। उसने अपना दूसरा हाथ इनायत की कमर में डाला हुआ था। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।